यूनिट्स आर कंज्यूम पर वीक और वीक्स होते हैं 52, इसलिए हमारा एनुअल कंजम्पशन कितना होना चाहिए? बस समझा है क्या? हेलो, समझ रहे हैं क्या? एनुअल कंजम्पशन कितना होना चाहिए? समझे? खैर उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी प्रॉब्लम में, लेकिन लगा तो एनुअल कंजम्पशन विल बी 250 इंटू कितना लगेगा ही मेरे ख्याल से। एनुअल कंजम्पशन ए विल बी इक्वल टू, इधर लिखता हूं मैं, 250 kg मल्टीप्लाइड बाय 52 वीक्स। तो 250 इंटू 52 करेंगे कैलकुलेटर से, मैं करता हूं। 252 इंटू 52 13,000 आ रहा क्या? 13,000 kg, ये हो गया हमारा एनुअल कंजम्पशन। नहीं समझा? हमको तो ऐसा दूर से देखते, अपन पैटर्न वाइज करते, इधर दिखा ऊपर की ओपनिंग स्टॉक, इधर नीचे दिखा कि क्लोजिंग स्टॉक, एडजस्टमेंट दिखा कि क्लोजिंग स्टॉक, ऐसा अपना चलता। ऐसे नहीं होता भैया, पूरा पढ़ते जाओ। एग्जामिनर उधर आपको मूर्ख बनाने में बैठा हुआ है, आप कैसे मूर्ख बनते उसके ऊपर है। ठीक है, आगे फिर ए ले लिया हमने, फिर क्या है हमारे पास? क्या चाहिए? ओ, ऑर्डरिंग कॉस्ट दिया है उसने, कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग ऑर्डर इज 1500, सो ओ इज इक्वल टू 1500 रुपीज पर ऑर्डर, ऐसे पूरा लिखना चाहिए। परचेस प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल को क्या बोलते हैं? बोलो, सी। तो सी इज इक्वल टू ₹100 पर केजी, पूरा लिखते जाइए। द रीऑर्डर पीरियड इज 5 to 7 वीक, इसको क्या बोलते हैं? लीड टाइम, वीक्स में। मिनिमम क्या बोल रहा है? 5 to 7, यानी मिनिमम 5, मैक्सिमम 7, यानी एवरेज हो गया 6। कैसा है 6? 5 + 7 12 डिवाइडेड बाय 2। द कंजम्पशन ऑफ रॉ मटेरियल हो गया, द एवरेज कंजम्पशन हो गया। द कैरिंग कॉस्ट इज 9.75 पर एनम। अब कहां का लिखा रहता है? ऑन एवरेज इन्वेंट्री, तो वो एवरेज में ही रहता है, उसके ऊपर काफी भाषण हो चुका है। तो एवरेज दे का न दे, वो अपन Q/2 इंटू आई किया था टेबल में, याद होगा तो आपको। तो इट इज ऑलवेज एवरेज इंटू परसेंटेज, मतलब पर यूनिट। तो आप यहां पे आई निकाल सकते। तो आई है 100 का 9.75%, जो कि कैलकुलेटर से आता है 9.75 आता है क्या? नहीं तो कोई लोग बोलेंगे वाह 9.75 को 100 से मल्टीप्लाई करने का फिर से 9.75 है, कैलकुलेटर से कर लो। तो डाउट्स रहते हैं, डाउट अपनी जगह पे बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। चलिए, हो गया। तो इससे पहले क्वांटिटी निकाल लो, EOQ, जैसा अभी प्रॉब्लम किया था वही है ना ये EOQ। क्या फॉर्मूला हमारा? √2AO अपॉन I, √2। A कितना है? 13,000, O कितना है? 1500, I 9.75 आता है 2000। लिखो, मैंने नहीं किया हूं कि कर लो, एक बार कर लेता हूं। 26,000 इंटू 1500 डिवाइडेड बाय 9.75, √ऑफ दैट 2000 kg। मटेरियल है इसलिए केजी में रहेगा, सिर्फ 2000 लिख के नहीं जाने का, फिर मार्क कटते खटाखट खटाखट, और अपनी बुद्धि को समझता नहीं क्या बोल रहे अपन, पूरा बोलते जाओ। हो गया? तो क्यू मिल गया, EOQ इज क्यू। फिर उसके बाद क्या क्या पूछा है? अब ये पूछा नहीं है उसने, पूछा है क्या EOQ निकालो? पूछा है, और ये पहला ही हो गया, रीऑर्डर क्वांटिटी मतलब EOQ। ये समझ रहा ना, रीऑर्डर क्वांटिटी, हाउ मच टू ऑर्डर, बार बार कितना बुलाना है, दैट इज EOQ। तो ये पहला आंसर हो गया। देयरफॉर रीऑर्डर क्वांटिटी इज इक्वल टू 2000 kg। समझा है? फिर क्या पूछा है? रीऑर्डर लेवल। रीऑर्डर लेवल, रीऑर्डर क्वांटिटी में फर्क होता है। रीऑर्डर लेवल यानी कब बुलाना है माल, रीऑर्डर क्वांटिटी यानी कितना बुलाना है, कब और कितना, इतना फर्क है ROL और ROQ में। समझ रहा क्या? कुछ पूरे होश में रहो। फिर आगे सेकंड पार्ट, कोई डाउट है तो पूछते जाओ। सेकंड में क्या पूछा है? रीऑर्डर लेवल ROL। ये तो अभी आप तो ट्रेंड हो गए, ROL क्या है?
मैक्सिमम लीड टाइम इंटू मैक्सिमम कंजम्पशन रेट, बराबर है ना। अभी तक कितनी बार किया? मैक्सिमम लीड टाइम कितना है? 7 वीक्स। मैक्सिमम कंजम्पशन रेट 300, 7 × 21 2100 किलो। पिछले प्रॉब्लम में यूनिट्स लिखा था, यहां पे किलो में है आंसर। मैक्सिमम लेवल, और अभी किया था। एग्जाम का प्रॉब्लम है, कुछ दमे के प्रॉब्लम बोलो। तीसरा मैक्सिमम लेवल, मैक्सिमम इन्वेंटरी लेवल। फॉर्मूला हमारा क्या है? ROL माइनस मिनिमम लीड टाइम इंटू मिनिमम कंजम्पशन रेट प्लस Q, दैट Q and U की सेम, Q and U की सेम। सो ROL कितना आया था? कितना है? 2100 माइनस मिनिमम लीड टाइम कहां पे? 5 है ना भैया। मिनिमम लीड टाइम 5 इंटू मिनिमम कंजम्पशन रेट 200 प्लस Q कितना है? 2000। तो 2 4100 माइनस 1000, 3100 kg आ रहा है क्या? हेलो, आर वी गेटिंग इट? सिर्फ कॉपी में लिखा, इसका मतलब स्टडीज नहीं हुआ। समझते भी जाओ, कॉपी में तो रखो ही लिख के, बट समझते भी जाओ साइमल्टेनियसली। ये हुआ मैक्सिमम लेवल। फिर मिनिमम लेवल, चौथा मिनिमम लेवल। मिनिमम लेवल का फॉर्मूला हमारा ROL माइनस एवरेज लीड टाइम इंटू एवरेज कंजम्पशन रेट। ROL कितना है? 2100, एवरेज लीड टाइम 6 वीक, एवरेज कंजम्पशन रेट 250। कितना आता है? 700 600 किलो। पूरा लिखते जाओ, किलो। सिर्फ 600 लिख के चले नहीं आने का, 600 किलो। फिर एवरेज स्टॉक लेवल, ये पता है आपको, 2 प्रकार से निकाल सकते हैं। निकालते ना, निकाल लो। एवरेज स्टॉक लेवल नंबर 5, एवरेज स्टॉक लेवल क्या प्रकार है? तो निकालते अपन। एक तो ऐसा निकालते, मिनिमम लेवल प्लस मैक्सिमम लेवल डिवाइडेड बाय 2। मिनिमम कितना है? निकाला ना। मिनिमम लेवल 600, मैक्सिमम 3100 डिवाइडेड बाय 2 कितना आता है? 1850 किलो। आ रहा क्या? कैलकुलेटर से करो। फिर उसके बाद क्या है? और 2 प्रकार से निकालते हैं। अब एग्जामिनर को जो वहां से इंस्टीट्यूट से छप के आता है आंसर, उसमें ऐसा किया है कि वो ऐसा किया है मालूम नहीं, तो हमें दोनों करके रख देना है। तू ले, तेरे को जो होना हो, हम दोनों लेता है। दूसरा प्रकार क्या है? मिनिमम लेवल इज इक्वल टू क्या है? नहीं, एवरेज लेवल इज इक्वल टू क्या है? SS, मतलब मिनिमम लेवल। मिनिमम लेवल का मतलब SS होता है, प्लस Q/2। तो मिनिमम लेवल कितनी है? 600 प्लस Q/2। Q कितना है? 2000 डिवाइडेड बाय 2, तो 1600 kg। फिर बोले फर्क आया आंसर में। कल इसके ऊपर भाषण हुआ है ऑलरेडी कि 2 फॉर्मूले से आंसर 2 आते हैं, दोनों दुरुस्त है। दुरुस्त है मतलब करेक्ट है। ऑलराइट, प्रॉब्लम इज ओवर। 5 मार्क एग्जाम का क्वेश्चन है। 5 नहीं, सॉरी, इस बार आया वो 10 मार्क का है, क्योंकि इस बार का फॉर्मेट ऐसा है, A क्वेश्चन 10 मार्क, B क्वेश्चन 10 मार्क, 5 चीजें पूछिए 10 मार्क। अभी इतना सा लिखने से 10 मार्क मिलते। बोलो आसान है? सीए की डिफिकल्ट है? बोलो। लोग सब बोलते सीए कठिन है। बोलो क्या बोला? ए नहीं समझा? आपके हिसाब से ए क्या होना चाहिए? बोलो 20,000। नहीं, फिर क्या होना चाहिए? बोलो ना। ए क्या होता है ये पहले बोलो, जान दो। व्हाट इज ए?
एनुअल कंजम्पशन ऑफ रॉ मटेरियल की फिनिश गुड रॉ मटेरियल। जैसे कार हम 1000 बना रहे तो टायर का कंजम्पशन कितना होगा? 1000 कार बनाने वाले साल में, तो टायर का कंजम्पशन कितना होगा? टायर कार मालूम है? हाँ, टायर कितने होते हैं मालूम है? एक कार में कितने होते हैं? ये एग्जाम्पल मैंने कम से कम अभी तक के 3 दिन में 10 बार दिया होगा। अभी आपने कार कभी देखी क्या? हाँ, उसको चक्के कितने होते हैं? 4, और एक स्टेपनी होती है अंदर, पता है क्या? पता है? स्पेयर टायर होता है। तो टोटल एक कार बनाने में टायर कितने लगाएंगे? 5। अब 1000 कार बनानी है तो टोटल टायर का कंजम्पशन कितना होगा? 5000 टायर्स, बरोबर है। अब यहाँ पे जो 20,000 है ये रॉ मटेरियल की फिनिश गुड्स है। देखो बोला, पढ़ो बोला जरा। एसजे प्राइवेट लिमिटेड मैन्युफैक्चर 20,000 यूनिट्स ऑफ ए प्रोडक्ट पर मंथ। अच्छा, ये भी गलत हुआ ना भैया, पर मंथ है, गलत हुआ। पर एनम करना पड़ेगा ना, 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, गलत हुआ, सब गलत हुआ। ये पर मंथ दिया है ना उसने, पर एनम करना पड़ेगा ना। ए क्या रहता हमारा? हेलो, ए क्या रहता? क्या बोला? पर एनम। ये 20,000 पर एनम है कि पर मंथ है? पर मंथ है। 20,000 पर मंथ है ना कि नहीं है? हाँ, 1 मिनट, बराबर है, 20,000 पर मंथ है, पर मंथ है ना। तो एनुअल प्रोडक्शन कितना होगा पहले ये बोलो। और ये 1 महीने में 20,000 यूनिट बना रहे, 12 महीने में कितने बनाएंगे बोलो ना? 20,000 इंटू 12 कितने बनेंगे? 2,40,000 यूनिट्स रॉ मटेरियल की फिनिश गुड्स के। तो आपने ए उसको 2,40,000 लिया ना, अब फिर गलत हुआ ना। हम ईओ के रॉ मटेरियल का निकालते हैं कि फिनिश गुड का निकालते हैं? रॉ मटेरियल का। तो फिर हमें क्या करना है? रॉ मटेरियल कितना लगता है वो देखना है। तो इसका कोई मतलब ही नहीं। ये जो 20,000 पर मंथ और इंटू 12 जो हमने किया, इसका कोई मतलब नहीं। तो फिर आपका नेक्स्ट सवाल रहता है, उसको काय को दिया? काय को दिया है? आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया, और आप हो गए कंफ्यूज, तो उसका उद्देश्य सेटिस्फाई हो गया। उसको बहुत लोगों को फेल करना रहता, उसके लिए ऐसे कुछ तो डालते रहते, सीधा सीधा क्वेश्चन नहीं रहता। सिर्फ कॉमन सेंस देखता हूं आपका है कि नहीं, ठीक है। तो ये गलत हुआ। क्यों गलत हुआ समझ गया? अब कंजम्पशन निकालना आपको। अब इसने दिया है ना कि भैया एवरेज हम 250 किलो पर वीक यूज करते हैं। एक हफ्ते में कितना यूज करते हैं? 250 एक हफ्ते में। हमारे पास ये इतना रॉ मटेरियल लगता है, ऐसा बोला है। हमारे पास वीक्स कितने हैं? एक साल में वीक कितने रहते हैं ये मालूम है कि आपको? एक महीने में वीक्स कितने रहते हैं? 4। तो 12 महीने में कितने हो गए? 12 इंटू 4 48। बट वास्तव में 52 होते हैं। कोई कैलेंडर निकाल के देख लो आप, या सीपीटी में प्रॉब्लम किया होगा आपने, स्टैटिस्टिक्स में, प्रोबेबिलिटी में, मुझे मालूम है क्योंकि वो मॉडल में नहीं बनाया हुआ है, ठीक है। क्या किया है? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट देयर आर 52 वीक्स, या व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट देयर आर 53 संडेज इन अ लीप ईयर, इन अ नॉन लीप ईयर, ऐसे अलग अलग। तो उसमें क्या है कि देयर आर 365 डेज डिवाइडेड बाय 7 करो, 7 डेज मेक्स 1 वीक, मालूम है कि नहीं? इन अ लीप ईयर देयर आर 366 डेज। पता है कि आपको लीप ईयर क्या होता है? जिस साल में 29 फरवरी आता है उसको लीप ईयर बोलते हैं। नॉर्मल ईयर में 365 दिन होते हैं, लीप ईयर में 366 दिन होते हैं। तो 366 कैलकुलेटर पे लो और डिवाइडेड बाय 7 दिन का एक हफ्ता होता है। ये KG1 में पढ़ाया आपने को, मैडम ने सबके साथ ऐसा कोरस में बोला। चलो बोलो, 7 डेज मेक्स अ वीक, 7 डेज मेक्स अ वीक, पढ़ा है क्या आपने? बोले वो तब का तभी भूल गए। 7 से डिवाइड करो, डिवाइडेड बाय 7, 52.28, मतलब 52 पूरे वीक्स होते हैं। 0.28 छोड़ दो, उतना चिल्लर है, उतना चिल्लर है। 52 वीक्स कंप्लीट है। अब एक वीक में 250, तो 52 वीक में कैसा कैसा करेंगे? 250 इंटू 52, 13,000। तो बरोबर है, गलत नहीं है। काटा नहीं ना किसी ने? काटा नहीं? ठीक है, चलो समझदा क्या? पक्का? और बोलो, डाउट बोलो फटाफट। तो EBQ में हमने क्या निकालना पड़ता? रन साइज, कि एट ए टाइम कितने हम बनाएंगे। याद है क्या आपको? बेरिंग्स का था, उसमें क्या पूछा था? हाउ मेनी यूनिट्स शुड बी प्रोड्यूस। उसमें पूछा था ऑप्टिमम रन साइज। रन साइज मतलब एक घाने में कितने समोसे बनाने हैं। तो एक बार मशीन शुरू की कि कितने बनाने हैं, और उसमें क्या क्या देते हैं? सेटअप कॉस्ट दिया है क्या इसमें? नहीं। एक साथ कितने बनाने चाहिए ऐसा बोला है क्या? नहीं। क्या पूछा है?
माल कितना खरीदना चाहिए, रीऑर्डर क्वांटिटी ऑफ मटेरियल पूछा है, समझा है क्या? तो इसलिए प्रॉब्लम नेसेसरीली ईओक्यू का है, ईबीक्यू का नहीं है। कर सकते हैं? अरे भैया आरओएल रॉ मटेरियल का रहता है कि फिनिश गुड का रहता है? जल्दी जल्दी बोलते जाओ। और ये ईबीक्यू किसका रहता है, रॉ मटेरियल का कि फिनिश गुड का? फिर कहा क्या बोल रहे हैं आप? आपको निकालना क्या है? आपको क्या बोलना है कि ये ईओक्यू की जगह ईबीक्यू निकालू मैं, ऐसा बोल रहे क्या आप? फिर यू वांट टू से, एक बार और आपका डाउट बोलिए, चलो शायद मेरे को समझा नहीं होगा आपको क्या पूछना है, जोर से बोलो सिर्फ। क्या बोला? हाँ नहीं, अगर नहीं, सिर्फ ये प्रॉब्लम की बात करो, डोंट मेक वेरिएशंस। ये प्रॉब्लम में जो डेटा दिया उसकी बात करो पहले, सेम डेटा की बात बाद में करेंगे। ये डेटा, ये प्रॉब्लम है, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम है तो बोलो। नहीं, अब आप दूसरा सवाल पूछो कि सेम डेटा है और क्या पूछा? हाँ नहीं कर सकते ना सेम डेटा से। हाँ ठीक है, ओके, निकाल लिया, चलो किसी और प्रॉब्लम में ईबीक्यू निकाल लिया, आगे बोलो। हाँ तो वैसा उसके लिए रहेगा क्या? रीऑर्डर लेवल का मतलब कब हमने माल बुलाना चाहिए। फिनिश गुड बुलाते हैं कि भेजते हैं? फिनिश गुड हमारी फैक्ट्री, मान लो तुम्हारी फैक्ट्री है तो फिनिश गुड बुलाएंगे बाहर से कि रॉ मटेरियल बुलाएंगे? तो आरओएल इज अ कंसेप्ट ओनली फॉर रॉ मटेरियल, इट कैन नॉट बी फॉर फिनिश गुड। मिनिमम लेवल, मैक्सिमम लेवल, दीज आर द कंसेप्ट ओनली फॉर रॉ मटेरियल, नॉट फॉर फिनिश गुड। और आगे बढ़ते एक स्टेप, हर चीज में इंपॉर्टेंट है। जैसे अपने चैप्टर का नाम क्या है सर? मटेरियल। फिनिश गुड नाम है क्या? नहीं, तो हम तो अभी रॉ मटेरियल पढ़ रहे हैं ना, फिनिश गुड पढ़ ही नहीं रहे। चैप्टर का नाम ही रॉ मटेरियल है, तो आपका ये अगर ऐसा हुआ वैसा हुआ ये बोलने में कोई मतलब ही नहीं ना, बराबर है कि नहीं? तो ये जो है आरओएल, मैक्सिमम लेवल, मिनिमम लेवल, दिस इज नॉट रिलेटेड टू फिनिश गुड, इज ओनली रिलेटेड टू रॉ मटेरियल, समझा है? और ईओक्यू हम रॉ मटेरियल का निकालते हैं, ईबीक्यू उधर निकालते हैं। तो ये एक सिंपल बात याद रखो, जब तक कि आपको सेटअप कॉस्ट वगैरह दिया नहीं है तब तक कि आप वो ईबीक्यू वगैरह निकाल ही नहीं सकते, तो आगे कुछ भी नहीं होता उसमें। और फिनिश गुड के बारे में एक ही चीज है, ईबीक्यू, बस। ठीक है, समझा है? पक्का? आगे बोलो, और बोलो जल्दी से। इनका डाउट समझा कि आपको क्या था? इनका डाउट था कि यदि वो ईबीक्यू है यानी फिनिश गुड है तो फिर आरओएल क्या होगा? कुछ होगा नहीं ना भैया, तो होगा ही नहीं। समझ रहे क्या? समझो कि कोई अपना खुद के मकान में रहता है, अपना खुद का मकान बना लिया, रह रहा है बहुत साल से, उसको पूछेंगे तुम्हारे घर का किराया कितना है? बोलेंगे भाड़े से नहीं देने का है। नहीं समझ रहे? मेरा घर है खुद का, मैं रहता हूं बहुत साल से। अब आपने मेरे को पूछा कि सर आपके घर का किराया कितना है? मैंने बोलूंगा, क्या बोलूंगा मैं? मेरे किराए से नहीं देने का है। नहीं, आपका किराया कितना है? तो बोलेगा मेरा किराया कैसा होगा? घर तो मेरा है ना भैया, किराया कैसा होगा? तो कुछ सवाल, एक सवाल हर जगह अप्लाई नहीं होता ना बेटा, नहीं समझे? एक सवाल हर जगह अप्लाई नहीं होता ना, बस। ठीक है, मैं आपको पूछूंगा वीजा है क्या आपके पास? नहीं है, क्यों नहीं है? होना चाहिए। अरे भैया मैं इंडियन हूं, इंडिया में रहने के लिए वीजा थोड़ी चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, नथिंग इज रिक्वायर्ड। इंडिया में बॉर्न हो गए, दैट्स इट, यू आर इंडियन सिटीजन, बराबर है। वही सपोज आप इंग्लैंड चले गए तो वहां हर चौराहे पे आपको पूछेंगे आपका पासपोर्ट और वीजा बताओ, हर चौराहे पे आपको, हर चौराहे पे कोई भी पुलिस, कोई भी कुछ भी करे, आप स्टोर्स में जाके कोई खरीदी भी करेंगे, पहले पूछेंगे आपका पासपोर्ट नंबर दो और आपका वीजा बताओ। क्यों? वहां वो अप्लीकेबल है, लेकिन वहां का जो ब्रिटिश सिटीजन है उसको नहीं पूछेंगे, उसको नहीं पूछेंगे, समझे ना? तो हमारे यहां किसी को पूछता है क्या भैया तेरा पासपोर्ट है क्या? नहीं, आजकल आधार पूछने लगे, आजकल आधार हैज बिकम कंपल्सरी। देयर इज अ रीजन फॉर दैट। रीजन ये है कि हमारी इतनी लंबी चौड़ी बॉर्डर है बांग्लादेश के साथ, बहुत लंबी चौड़ी बॉर्डर है, थाउजेंड्स ऑफ माइल्स। नेपाल के साथ हजारों माइल्स की बॉर्डर है, इधर पाकिस्तान के साथ हजारों मील की बॉर्डर है, और बॉर्डर पे ऐसी कंपाउंड वॉल नहीं डाली उन्होंने 50 फुट चौड़ी ऊपर ऐसी। खासतौर पे बांग्लादेश की बॉर्डर तो ऐसी पोरस है, पोरस है नहीं क्या? रोज सवेरे, जैसे मान लो ये लाल जो दिख रहा है ये बॉर्डर है, तो रोज सवेरे बांग्लादेश से इंडिया में आते हैं वर्कर लोग, काम करते शाम को वापस जाते हैं, कोई पूछता नहीं,
ठीक है। अब धीरे धीरे बसने लगते, धीरे धीरे इंडिया में बसने लगते, फिर पहले तो कलकत्ता में बस जाते, फिर धीरे धीरे कलकत्ता से बॉम्बे तक आ जाते, धीरे 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 धीरे। अब इसके लिए जरूरी है कि भैया तुम इंडियन हो तो बताओ। अब आप इंडियन लोग यूके यूएसए में जाते हैं, तुरंत पता चलता है ये इंडियन है, कलर से ही पता चलता है इंडियन है। लेकिन कोई पाकिस्तानी बांग्लादेशी अपने इंडिया में आके बैठ जाता है तो हमें उसके चेहरे से देख के पता नहीं चलता कि ये इंडियन नहीं है, क्योंकि अक्सर वो अपने जैसे ही दिखते हैं। हाँ, कोई ब्रिटेन का सिटीजन आके यहाँ नागपुर में घूमे तो पता चलता, अपन तो घूर के देखते उसको। कोई अफ्रीका का आके खड़े रहे यहाँ पे, अपने को तुरंत पता चलता। लेकिन बांग्लादेश पाकिस्तान का आके यहाँ पे खड़ा रहता है तो हमें पता नहीं चलता। तो हमारे कंट्रोल होना चाहिए ना, हमारे यहाँ कितने लोग आ रहे हैं, पूरे पाकिस्तान और बांग्लादेश के और म्यांमार से कितने लोग आके बस रहे हैं, कितना प्रॉब्लम है। पहले इंडिया की पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है, ऊपर से बाहर के लोग भी आके बैठ रहे हैं, ऊपर से वो बाकी आतंकवादी गतिविधियां भी करते हैं, तो हमारी सिक्योरिटी को थ्रेट है। तो इसलिए हमें आई कार्ड चाहिए। तो बोले आधार बना लो सबका फिंगरप्रिंट्स के समय। फिर भी वो फुल प्रूफ नहीं है, बट कुछ तो है। पहले तो कुछ भी नहीं था, कोई भी आओ बैठो, अपना ही घर है, धर्मशाला है, कोई भी आओ बैठो। ये हुआ है एक बार, अभी 4-5 साल पहले एक MIDC में एक जन पकड़ा गया। वो क्या था, उसका बढ़िया बंगला था, SUV वगैरह 2-4 खड़ी थी, मस्त बंगला MIDC में, ठीक है, बाड़ी में बंगला, MIDC में फैक्ट्री उसकी बढ़िया, बैंक के लोन वोन लिए है। अब एक दिन उसके मम्मी पापा आए बांग्लादेश से, उसके मम्मी पापा बांग्लादेश से आए पासपोर्ट वीसा वगैरह लेके। अब बाजू वाले ने बता दिया पुलिस को कि बोले उनके यहाँ बांग्लादेश से कोई तो भी आया है बोले। पुलिस वाले को मिला, चलो कुछ मिलता के देखो। तो वो घुसा उनके घर में, बोले आपके यहाँ बांग्लादेश से कोई लोग आए? हाँ बोले, वो ड्राइंग रूम में बैठे थे मम्मी जान अब्बा जान। तो बोले हाँ, बोले हम है ना, बोले तो बोले आपका पासपोर्ट दिखाओ, ये पासपोर्ट, वीसा दिखाओ, वीसा। फिर बोले आप जिनके घर में आए हुए मेहमान बन के, वो आपके कौन है? वो अपना लड़का है बोले। तो हो गया, पुलिस वाले का दिमाग खुल गया। अरे बोले आप बांग्लादेशी रेसिडेंट और लड़का फिर अपना इंडिया का कैसा हो गया, है ना भाई? तो फिर उसने अपने सीनियर्स को बोला, फिर वो इन्वेस्टिगेशन हुआ, पता चला कि वो 15-20 साल पहले बांग्लादेश से ऐसी चल के इधर आ गया था। फिर धीरे धीरे कलकत्ता में काम किया, फिर बम्बई में काम किया, फिर कोई तो भी कॉन्ट्रैक्टर के हाथ नीचे काम करते करते नागपुर पहुंच गया। फिर उसका अपना एक्सपर्टाइज हो गया वेल्डिंग में, तो बहुत बड़ा वेल्डिंग वर्कशॉप डाला, बैंक से लोन लिया, बहुत बड़ा बंगला बांधा, मस्त रह रहा था मजे से। बताओ, फिर उसको डिपोर्ट किया वापस। उसमें नुकसान किसका हुआ? बैंक का। लोन डूब गया ना सर। अब उसका घर बेच दिया, फैक्ट्री बेच दिया, उसके बाद जितने पैसे, उसके बाद भी कुछ पैसा बचा ही ना। तो फिर बैंक वाले सब पूछते लोन लेने के समय, सब पूछते लोन लेने के समय। ये नहीं पूछते कि आर यू इंडियन। और मेरे को कोई पूछे मैं बैंक में लोन जाऊं लेने के, बोले यू प्रूव दैट यू आर इंडियन। मारूंगा नहीं क्या उसको? क्या रे वो पूछ, मैं इंडियन हूं कैसे? अच्छा, किसी को पूछा अब ये तू इंडियन है, प्रूव करो। कैसे प्रूव करेंगे? अवली प्रूव आधार, इसलिए आधार निकाला, समझ लो आप। इसलिए और आप सबने आधार निकाला कि नहीं निकाला? सबका आधार होना चाहिए, सबका पैन कार्ड होना चाहिए। पैन कार्ड भी निकाल लो फटाफट। पैन कार्ड के लिए इनकम होना जरूरी नहीं है, और पैन कार्ड निकालने के बाद रिटर्न फाइल करना भी जरूरी नहीं है। इनकम होगा तो फाइल करेंगे, नहीं तो क्या है? तो पैन कार्ड तो होना, पैन कार्ड भी निकालो, कभी भी काम में आता। कोई भी पूछता पैन कार्ड। सिंपल होटल बुकिंग को जाते तो आधार होना। बताओ, कोई दूसरे सिटी में चले गए, होटल में ठहरना है, पैन कार्ड या आधार कार्ड, यू हैव टू प्रूव योर आइडेंटिटी, क्योंकि ये प्रॉब्लम है। और अमेरिका वाले बहुत पहले से होशियार है उसमें। वो लोग तो ऐसा है कि एक्सपेक्टेड मदर जो है, यानी कोई लेडी प्रेग्नेंट है, शी इज एक्सपेक्टिंग अ चाइल्ड, तो बिफोर द चाइल्ड इज बॉर्न शी हैज टू रिपोर्ट टू द गवर्नमेंट दैट आई एम गोइंग टू डिलीवर अ बेबी बाय दिस मंथ। और उसको टेम्पररी, वो बच्चा जो होने वाला है उसको टेम्पररी नंबर मिलता, सोशल सिक्योरिटी नंबर, जैसा अपना आधार है वैसा टेम्पररी, जन्म होने के पहले। और जन्म होने के पहले उसका नाम क्या रखेंगे ये भी डिक्लेयर करना पड़ता, क्योंकि नाम के बगैर नंबर कैसा देंगे? कुछ समझ रहे क्या? और जब चाइल्ड हो जाता है तो इट इज इन्फॉर्म बाय द हॉस्पिटल टू द अथॉरिटी कि ये चाइल्ड बॉर्न हुआ है, वास्तव में बॉर्न हुआ है, ठीक है। और फिर वो उसका परमानेंट नंबर हो जाता है, परमानेंट। फिर वो कहीं भी जाए वो नंबर बता दिया कि हो गया, बाकी कुछ नहीं।
स्कूल में जाए, कॉलेज में जाए, नौकरी पे जाए, किराए से मकान ले, दुकान, कुछ भी दे, वो अपना नंबर बता देगा, ये मेरा नंबर है। सिर्फ उसको 2-2, 3-3 साल में फोटो अपलोड करना पड़ता अपना, क्योंकि छोटा बच्चा आपका, आप जब 1 साल के थे तो आपका फोटो आपको बताएंगे ना, आप ही पहचानेंगे नहीं कि और ये मैं हूं करके, तो चेहरा बदलते जाता है। तो हर 4-4, 5-5 साल के बाद उसको फोटो अपलोड करना पड़ता, अपडेट करना पड़ता। और जब वो मर जाता है तब उधर मरघट में वो कार्ड जमा करना पड़ता, उसके बजाय उसका दाह संस्कार नहीं होता, क्योंकि आया कहां से, तब तो जाएगा ना भैया, ठीक है, तो आया उसका प्रूफ बताओ, तब तो उसको क्रिमेटोरियम में दफनाने देंगे, नहीं तो नहीं। इतना कड़क सिक्योरिटी है उनका। उसके बाद भी लोग आते हैं, फर्जी लोग आते हैं। अब बताओ, तो वो तो अमेरिका है, इतना एडवांस कंट्री है। हमारे यहाँ तो कोई भी आओ, बॉर्डर खुला है, एनीबडी कैन कम। कारण एनआरसी आने से भी डू यू थिंक कि कुछ भी, एक भी इलीगल आदमी नहीं वहां पे? एनआरसी क्या एनआरसी यानी मालूम है क्या? नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स। अब वो नेशनल रजिस्टर में एंट्री करने के लिए क्या देना पड़ता? आधार कार्ड, राशन कार्ड। अब ये तो ममता दीदी ने पहले से बांट के रखे, सबको बांट के रखे, आओ ये लो, आओ ले लो। क्या कर लेंगे एनआरसी का? फिर उसको प्रूव करना पड़ता, भैया स्कूल में कौन से पढ़े बताओ, ठीक है। तो वो फर्जी स्कूल भी है जो सर्टिफिकेट देते, लिविंग सर्टिफिकेट। या कोई बोलता हूं मैं स्कूल में गया ही नहीं, अडानी छू, कौन से स्कूल का सर्टिफिकेट लाऊं बताओ? मैं तो स्कूल में ही नहीं गया ना, पहली क्लास में भी नहीं गया। अब बताओ कौन से स्कूल का सर्टिफिकेट लाऊं? फिर क्या करते? एफिडेविट दो बोले कोर्ट के सामने, और ठीक है ना, कोर्ट के सामने शपथ पूर्वक बता दे कि मैं इंडिया का सिटीजन हूं, ले लो। तो इट इज नॉट 100% फुल प्रूफ। ऑफकोर्स समथिंग इज स्टार्टेड। कुछ भी नहीं था पहले, तो एकदम धर्मशाला थी, तो कुछ तो स्टार्ट हुआ भैया, ठीक है। तो इट इज वेरी मच इसेंशियल। चल जान दो, आगे बोलो। और कोई डाउट इसमें है? कुछ आगे बढ़ो। तो डिस्काउंट वाला प्रॉब्लम कर लेते, वो नहीं तो बच जाएगा। फिर नहीं तो आप लोग बोलेंगे सर कोई आता नहीं होगा इसलिए टाल रहे रोज का, है ना। क्वेश्चन 2.4 बाकी बाद में लेते। इसका क्वेश्चन नंबर बराबर ले लिया आपने। ये कौन सा था? 2.8। ये 2.8 था, मैंने सिर्फ 2 लिखा था, 2.8 था। अब यह 2 पॉइंट कौन सा है? 4। चलो ध्यान दीजिए सभी लोग, पढ़े प्रॉब्लम। एबीसी लिमिटेड हैज रिसीव्ड एन ऑफर ऑफ क्वांटिटी डिस्काउंट ऑन इट्स ऑर्डर ऑफ मटेरियल एज अंडर। परचेस प्राइस पर टन 4800 लेस देन 50। मतलब 50 टन से कम माल खरीदते हो आप तो आपको भाव पड़ेगा 4800। लेकिन 50 टन अप टू 100 मतलब लेस देन 100, 50 या 50 के ऊपर बट लेस देन 100, 50 से 100 तक भाव 200 रुपए से कम हो जाएगा, 4600। फिर एक साथ ऑर्डर आप 100 से 200 टन का बीच में का देते हो तो 4560 एंड सो ऑन। फिर 300 एंड अबव देंगे तो 4320। कुछ समझ रहे? यानी आप एक साथ ऑर्डर, एक साथ माल 300 टन, 301 टन, 400 टन, 1000 टन खरीदते हो तो आपको रेट पड़ेगा 4320। अब इधर देखिए, वो 50 टन से पहले 50 टन के लिए डिस्काउंट दिया, फिर 100 टन से बढ़ाया, फिर 200 से 300, फिर 300 एंड अबव। ऐसा नहीं किया 300 से 400, 4000, फिर 400 से 500, 2000, फिर 500 से 600, 1000, 600 से 700, फुकट में ले जाओ। ऐसा नहीं होगा ना भैया। क्वांटिटी डिस्काउंट को भी लिमिट रहेगा कि नहीं? ज्यादा माल लेते हैं तो कम भाव में देंगे, लेकिन फुकट में तो नहीं देंगे ना, कितना भी हो गया। तो इसलिए 300 के आगे कितना भी खरीदो एक ही भाव पड़ेगा 4320, उससे कम में नहीं। फिर आप 300 टन खरीदो नहीं तो 3000 टन खरीदो, नहीं तो किसको वो भी डिफिकल्टी आएंगी। अरे आगे आगे बढ़ा तो 300 से 400 लेंगे तो और कम होना चाहिए, 400 से 500 लेंगे तो और कम होना चाहिए, 1 लाख टन लेंगे तो फुकट में देना चाहिए। ऐसे थोड़ी होगा, समझ रहे ना? ओके। यहां पे क्वांटिटी डिस्काउंट अलाउड है। अलाउड है मतलब क्या?
जितना ज्यादा क्वांटिटी एक साथ खरीदोगे उतना भाव कम पड़ेगा, अप टू 300। बट 300 अबव सेम रेट है, 300 अबव नो फर्दर डिस्काउंट, 300 अबव नो फर्दर डिस्काउंट। इसका मतलब 300 एंड अबव के लिए हम ईओक्यू का फॉर्मूला लगा सकते हैं, क्योंकि आगे तो 300 के आगे तो कोई डिस्काउंट नहीं है ना, और डिस्काउंट नहीं है तो ईओक्यू का फॉर्मूला लग सकता है, बराबर है, समझ रहे हैं ना। तो इसका मतलब 300 के आगे यदि ऑर्डर क्वांटिटी है तो हम ईओक्यू का फॉर्मूला जरूर लगा सकते हैं, लेकिन उसके नीचे यदि ऑर्डर क्वांटिटी है तो नहीं लगा सकते। पहली बात ये तय हो गई, तय हो गई, सोचो मत, तय हो गई कि नहीं, बोलो आगे। द एनुअल रिक्वायरमेंट ऑफ मटेरियल 500 टन, मतलब ये क्या हुआ, 500 क्या हुआ, ए 500 टन। द ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर इज ₹6250 and the stock holding cost is estimated at 25% of material cost per annum। मतलब आय जो है 25% ऑफ मटेरियल कॉस्ट। अब सर मटेरियल कॉस्ट कितनी है, बोलिए तो, 25% ऑफ मटेरियल कॉस्ट। मटेरियल कॉस्ट कितनी है, कितनी है, अरे बोलो ना, मटेरियल कॉस्ट कितनी है पर टन, अलग अलग है, अलग अलग है, कभी 4800, कभी 4600, कभी 4320। इसलिए एवरेज नहीं, कहीं भी एवरेज मत लगा, इसलिए वो फॉर्मूला नहीं लगता। वो जो फॉर्मूला है ना ईओक्यू का, वो इसलिए नहीं लगता कि आई इज नॉट कांस्टेंट। आपका मटेरियल भाव कम हो गया कि आई भी कम होगा, क्योंकि इट इज इंटरेस्ट 25% है। 4000 यानी आपको 100 रुपए में कोई आइटम मिलता है तो 25% उसका हो जाएगा 25 रुपए, लेकिन वही आइटम आपको 80 में मिलता है तो 25% होगा 20 रुपए। तो ये अलग अलग है, बदलता है, इसलिए तो फॉर्मूला नहीं लगा सकते। इसलिए मैं यहां इतना ही लिखा, आई 25% ऑफ मटेरियल कॉस्ट। तो जो भी 1 यूनिट की मटेरियल कॉस्ट होंगी उसका 25% आपका कैरिंग कॉस्ट होगा, और अलग अलग लेवल के लिए अलग अलग मटेरियल कॉस्ट है, इसलिए अलग अलग आय होगा और अलग अलग होगा। इसलिए मैं यहां नहीं लिख रहा हूं, यहां सिर्फ 25% ऑफ मटेरियल कॉस्ट लिख रहा हूं। समझ रहे क्या, आर यू गेटिंग? ओके, कंप्यूट मोस्ट इकोनॉमिक परचेस लेवल। व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ ईओएल, ईओक्यू, सॉरी, डेफिनेशन ऑफ ईओक्यू क्या है? ईओक्यू है क्या, दैट ऑर्डर क्वांटिटी फॉर विच ऑर्डरिंग कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट एंड मटेरियल कॉस्ट इज मिनिमम। तो वे टू कम टू बेसिक्स। तो ऐसी लेवल हमें ढूंढ के निकालना है जिसके लिए कैरिंग कॉस्ट, मटेरियल कॉस्ट और ऑर्डरिंग कॉस्ट कम से कम हो। फिर चाहे आप फॉर्मूले से करो, किससे भी करो, यू हैव टू गारंटी कि भी ये कम से कम है, इससे कम नहीं होता। दैट्स ऑल। कैसे निकालते, दैट्स योर प्रॉब्लम। बट है क्या, तो मिनिमम कॉस्ट होना चाहिए, वो जिसके लिए आएगा क्वांटिटी के लिए, वो ईओक्यू है। तो फिर कॉस्ट तो कम से कम कराना है, बराबर है ना। अब मटेरियल की कॉस्ट सबसे कम कितनी है, कितनी है, 4320। अब 300 के आगे तो कांस्टेंट है ना सर, कि नहीं है? तो ऐसा करो, 4320 पकड़ के पहले ईओक्यू निकाल डालो, पहले निकाल डालते हैं। तो लिखिए, आप आगे लिखिए, लिखिए आप। सॉल्यूशन शुरू हो गया, पहला पार्ट, फर्स्ट पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन। फिर उसमें लिखेंगे द मिनिमम मटेरियल कॉस्ट, द मिनिमम मटेरियल कॉस्ट इज ₹4320। मिनिमम मटेरियल कॉस्ट इज ₹4320 per ton, per ton for order quantity of 300 tons and above, 300 tons and above। तो 300 tons and above, above कहां तक, above कहां तक, कितना भी खरीदो ना, क्या प्रॉब्लम है। आप बोलेंगे हमारा एनुअल कंजम्पशन तो 500 ही है, तो हम 500 से ज्यादा क्या को खरीदेंगे। ये 500 क्या है, पर एनम है। हो सकता है हम 600 खरीदेंगे, तकलीफ है क्या, है क्या, बोलो। सपोज हमारा एनुअल कंजम्पशन 500 है और हमने 600 खरीद लिया, तो क्या तकलीफ है, कोई तकलीफ नहीं। 500 यूनिट इस साल खत्म होंगे, क्लोजिंग स्टॉक 100 बचेगा, वो अप्रैल में यूज होंगे, क्या प्रॉब्लम है। जैसे मान लो आपके घर में 10 किलो या 15 किलो गेहूं लगते पर मंथ,
15 किलो पर मंथ लगते हैं, तो 15 इंटू 12 क्या हुआ? 15 इंटू 12 180 किलो हो गए। अब होलसेल में आप लेके आते हो, होलसेल में लेके आते हो, होलसेल बाजार में जाओगे, अनाज बाजार में, उसको बोलेंगे भैया 180 किलो गेहूं दे, बोलेंगे नहीं 180 नहीं मिलता होलसेल में, या तो 100 किलो लो, या 200 किलो लो, या 300 किलो लो। फिर आप कितना लेंगे? 200 किलो लेंगे, सस्ते में मिलेगा ना। अब 200 किलो ले लिया, साल भर में तो 180 लगता, कि बचा फेंक देंगे क्या? तो बोलो बचा फेंक देंगे क्या? नहीं फेंकेंगे, गाय को अगले साल यूज करेंगे ना, कोई तकलीफ है क्या? एक साल के बाद यूज किया तो खराब थोड़े होता गेहूं। तो ऐसा फैक्ट्री में साल का कंजम्पशन 500-600 खरीद सकते हैं हम, क्या करेंगे? 100 क्लोजिंग स्टॉक बचेगा, क्या तकलीफ है? हर एक प्रॉब्लम में तुम्हारे ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक रहता है ना सब, तो ये दिमाग से निकाल डालो कि ऑर्डर क्वांटिटी मस्ट बी लेस देन दिस, कुछ नहीं, उससे ज्यादा भी खरीद सकते हैं, उससे ज्यादा भी खरीद सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। और उससे कोई प्रॉब्लम नहीं, हमें बचेगा तो क्लोजिंग स्टॉक अगले साल। ईयर एंड आ गया है तो इसका मतलब क्या? ऐसा थोड़ी था कि सारा स्टॉक बेच डालेंगे, जीरो कर देंगे, फैक्ट्री को ताला लगा देंगे, ऐसा थोड़ी है। ये तो ऑनगोइंग है, ये तो सिर्फ इनकम टैक्स वाले बोलते प्रॉफिट निकालो आपका, तो फिर कोई तो भी डेट होना, तो बोले 31 मार्च तक खींच लो, बाकी अदरवाइज इसका कोई मीनिंग नहीं है। समझाए? चलिए, तो 300 के आगे कितना भी, 300 के आगे कितना भी, जितना भी खरीदना है खरीद सकते हो। रेट एक ही पड़ेगा 4320। यहां तक समझा? तो क्योंकि ये कम से कम रेट है और हमें कॉस्ट कम से कम निकालनी है, इसलिए हम इसके हिसाब से ईओक्यू निकालते हैं। तो फॉर्मूला, तो आपका मटेरियल कॉस्ट क्या हो गया फिर? 4320। तो यहां पे लिखिए देयरफॉर आई इक्वल टू 25% ऑफ 4320। 4320 इंटू 0.25, तो आ गया 1080 पर क्या? टन। बोलते ही नहीं, पूरा बोलते ही नहीं। अभी ये प्रॉब्लम हो गया अमेरिका से शुरू, ये जो बोलते नहीं लोग, पूरा बोलते नहीं, इसका प्रॉब्लम अमेरिका से शुरू हुआ। अमेरिका, इंग्लैंड, यूरोप कंट्री में क्या है, वो लोगों को नाम पूछो तो अपना नाम एक ही बताते, अपने फादर का नाम, सरनेम बताते ही नहीं। और आजकल वो सब गूगल और कंप्यूटर्स, और उसकी वजह से क्या हुआ, और सब वेस्टर्न कल्चर, पिज्जा, बर्गर वगैरह, उसके वजह से वी आर फॉलोइंग देयर कल्चर। हमारे आउटफिट्स, हमारे कपड़े, रहन सहन, ये सब वेस्टर्नाइज हो गया। अब उनको वो जैसा करते वैसा हम करते, उनको नाम पूछो तो पहले ही बोलते, दूसरा मतलब फादर का नाम, सरनेम बोलते ही नहीं। जैसे मान लो कि वो क्या है, ट्रंप है ना, या उसके पहले बराक ओबामा था प्रेसिडेंट। अब बराक का ड्राइवर है, मान लो बराक ओबामा साहब का ड्राइवर, वो ड्यूटी पे आता है सवेरे, और उसको बोलेगा हाय बराक, तो बराक ओबामा कुछ नहीं लगता, हाय बराक, ओके, वो भी बोलेंगे हाय जॉन, खत्म। ठीक है। अब हमारे मोदी सर का ड्राइवर है, मान लो जॉन राव, जॉन नहीं, जॉन राव इंडिया का है ना मोदी सर का ड्राइवर है जॉन राव। अब जॉन राव सवेरे ड्यूटी पे है 8 बजे, मोदी सर को बोला हाय नरेन, क्या करेगा मोदी साहब? लात मार के भगा देंगे, गेट आउट, बोले कल से आ रहे नहीं काम पे, बोलोगे कि नहीं? अपना कल्चर अलग है, उनके जैसा नहीं है। तो हमें पूरा नाम बोलना चाहिए, अपना नाम, फादर का नाम, सरनेम। अब अमेरिकन लोग या ब्रिटिशर लोग सिर्फ अपना नाम बोलते हैं, इसका कारण है वहां पे जो है संस्कृति बहुत लिबरल है, मतलब कितनी बार डाइवोर्स होते हैं, कितनी बार शादियां होती है, ठीक है ना। तो बच्चों को पता ही नहीं चलता कि अपने बाप का नाम क्या है। लिव इन रिलेशनशिप्स रहते हैं, लिव इन रिलेशनशिप्स रहते हैं और मल्टीपल टाइम्स रहते हैं। कुछ नहीं, ऐसी शादी हो जाती 8 दिन के अंदर डिवोर्स, कभी 2-4 साल, कभी लिव इन रिलेशनशिप 10 साल के लिए, फिर शादी हो जाती। इन दोस्त 10 ईयर्स 2-3 बच्चे भी होते हैं, लेकिन लिव इन रिलेशनशिप है, शादी नहीं की। फिर वो सोचते कि अब 10 साल एक साथ रह लिए, अब तो शादी अब करने को हरकत नहीं, कि अपनी पटती है आपस में, तो फिर शादी कर लेते। जैसी शादी कर लेते, महीने भर के अंदर डिवोर्स, विदाउट शादी 10 साल रह लिए, 3 बच्चे भी हो गए, लेकिन शादी होने का महीना भर नहीं टिकती। क्यों? शादी हो गया कि हस्बैंड हैज राइट ऑन वाइफ, वाइफ हैज राइट ऑन हस्बैंड, तो मालकियत बन जाती कि मैं बोलूंगा वैसे ही करना है, वो सोचती कि मैं बोलूंगा वैसे ही करना है, मालकियत बन गई कि हक जताने लगते हैं, तो कॉन्फ्लिक्ट होते हैं। तो डाइवोर्स केसेस है ऐसे कि 10-10 साल लिव इन में रहे, शादी होने के बाद 10 महीने के अंदर डिवोर्स। बताओ, अब ये क्या होता है कि वो
जैसे उसमें एक जोक भी है। एक दिन एक लेडी जो है, उसका हस्बैंड ऑफिस से शाम को आता है, अमेरिका का है, अमेरिका का जोक है। वो हस्बैंड ऑफिस में से घर में आता है 5 बजे शाम को, 6 बजे बोलो 5 बजे बोलो। फिर वो जो वाइफ है वो कंप्लेंट करती है हस्बैंड को कि तुम्हारे और मेरे बच्चे ने मिलके अपने बच्चों को पीटा। कुछ समझेगा तुमको? नहीं समझा। जोक भी एक्सप्लेन करना पड़ता, इतना आईक्यू बेकार हो गया है। क्या बोला था उसने? तुम्हारे और अपने बच्चों ने मिलके, तुम्हारे और मेरे बच्चों ने मिलके अपने बच्चों को पीटा। इसका मतलब कि कुछ जो है वो लेडी के बच्चे होंगे पिछले मैरिजेस के, कुछ जो बच्चे होंगे वो हस्बैंड के होंगे पिछले मैरिजेस से, और कुछ बच्चे जो है उनके दोनों को मिलके करंट मैरिज के, पार्टनरशिप के, कुछ प्रोप्राइटरशिप में थे। इसलिए वो क्या बोल रही है? तुम्हारे और मेरे बच्चों ने मिलके अपने बच्चों को पीटा। अब ये प्रॉब्लम है। अब 5-6-7 बच्चे साथ में रहते हैं, किसका बाप कौन, किसका बाप कौन, किसका बाप कौन, तो उनको याद नहीं रहता ना, फिर तो वो फिर फर्स्ट नेम से ही चलते हैं। बोले काय को झंझट में पढ़ने का, बाप का नाम बताने का नहीं, और वो हम फॉलो कर रहे हैं। अब हमारे इंडिया में तो मैं समझता हूं कि अभी तक तो ये प्रॉब्लम नहीं है कि है क्या? तो अपने को पता है हमारे फादर कौन है, तो नाम बताने में क्या प्रॉब्लम है? किसी को भी पूछो, पहला नाम ही बताता, किसी को पूछो क्या नाम है, समीर, क्या नाम है, कुछ तो ही बोलेंगे माधुरी, बस खत्म। और आगे फादर का नाम बोलो ना, इतना कल्चर में फर्क पड़ता है, उससे बिल्कुल फर्क पड़ता है। आजकल के मॉडर्न टीचर भी बोलते हैं, डोंट कॉल मी सर, कॉल मी प्रमोद ओनली। हाँ, कहा प्रमोद, मारूंगा एक। भैया टीचर है, स्टूडेंट है, इसमें जो दूरी रहनी चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि डिफिकल्टी नहीं पूछ सकते, यू कैन आस्क योर डिफिकल्टीज, लेकिन ऐसा नहीं। ऐसे भी एक टीचर थे हमारे, सीए में ही थे वो, उन्होंने अपने फेसबुक पे डाले थे उनके बर्थडे के फोटो, फेसबुक पे डाले। क्या? तो वो टीचर, सीनियर फैकल्टी, 2 स्टूडेंट उनके इधर से पाव पकड़े हैं, 2 स्टूडेंट उधर के इधर से हाथ पकड़ रहे और ऐसे झुला रहे, और नीचे से स्टूडेंट लोग उसको बम मार रहे हैं। क्या? तो बोले यू शुड बी फ्री विद द स्टूडेंट्स। आपको लगता है कि ये सही है? बिल्कुल गलत है, नॉनसेंस है। वी आर स्पॉइलिंग योर कल्चर। तो आज से ध्यान रखो, किसी भी नाम पूछा तो पूरा बताने का, अपना नाम, फादर का नाम और सरनेम, यदि है तो मतलब कुछ लोगों में, कुछ एरिया में, इंडिया में सरनेम नहीं रहते, कुछ इंडिया में कुछ एरिया में सरनेम नहीं रहते। जैसे इफ हैपन टू गो टू सदर्न स्टेट्स, तो वहां पे सरनेम नाम की चीजें नहीं रहती, तो दे डोंट हैव कल्चर ऑफ सरनेम। तो ठीक सरनेम नहीं, लेकिन वो फादर का नाम लिखते, और वो तो इतना लिखते हैं कि जैसे हमारे कलीग थे जब मैं WCL में काम करता था, उनका नाम था ईटी बीटी सुंदरम। अब ये नाम था उनका। तो मैंने एक बार पूछा उनको, भैया ये ईटी बीटी मतलब क्या है? तो बोले ये सुंदरम जो है ना, बोले ये मेरा फर्स्ट नेम है। बोले ये सुंदरम जो है मेरा फर्स्ट नेम, जैसे अमित सुमित जैसा रहता वैसा फर्स्ट नेम। बोले और ये ई जो है, दिस इज द इनिशियल ऑफ द सिटी और द टाउन वेयर आई लिव। जैसे नागपुर में रहता तो यन, ठीक है ना। फिर ये बोला दूसरा क्या है, तो ये बोले ये मेरे बोले मोहल्ले का सर ये है। बोले जब धर्मपेट में रहता तो डी, ये दूसरा मोहल्ले का है। बोले अच्छा, बोला फिर ये क्या है? ये बोले मेरे घर के ऊपर नाम है। बोले घर के ऊपर नाम लिखते ना, पितृ छाया, मातृ छाया, विसावा, ऐसा कुछ तो लिखते ना। बोले तो वैसा ये घर का इनिशियल है। बोले ये टी क्या है? ये मेरे फादर का इनिशियल है। बोले फादर का इनिशियल टी, तो ऐसा इतना लिखते, ई टी बी टी सुंदरम। देखो अब उसकी बेटी होंगी तो क्या लिखेंगी? ई टी बी टी एस, सुंदरम का एस, और उसकी बेटी है इसलिए वो जब मान लो उसका नाम हेमलता है तो लिखेंगे हेम लता। साउथ के है, हेमलता बोलेंगे, लता नहीं बोलेंगे, क्योंकि क्या बोले नहीं, THA था कहां पे, नहीं टी नहीं हटता ना। क्या भाई, फादर ग्रैंडफादर सबका है तो पूरी लिस्ट है ना, पूरा ट्रेल है, ऑडिट ट्रेल है पूरा।
तो है उनकी संस्कृति बिल्कुल, फादर का नाम का इनिशियल तो रखते बराबर, और वो पहले रखते हैं। साउथ वाले को पूछो, अपन बाद में लिखते हैं। जैसे मैं लिखता हूं तो प्रमोद हीरालाल मिटकरी, तो हीरालाल मेरे फादर का नाम, मैं बाद में लिखता हूं, वो पहले लिखते हैं। उनको पूछेगा बिफोर विदाउट फादर यू आर नो वेयर, सो फर्स्ट यू मस्ट राइट इनिशियल ऑफ फादर, ऐसा उनका सोच है। हरकत नहीं, लिख तो रहे, कुछ तो पता चल रहा है ना भैया, वो अमेरिका जैसा तो नहीं है। तो आज से बंद करो अमित सुमित, बिल्कुल बंद, पूरा नाम बोलने का, और वही यहां फॉलो करने का। रुपीज है तो रुपीज, यूनिट्स है तो यूनिट्स, नहीं तो सब कंफ्यूजन होता ना, किसका कौन है पता ही नहीं चलता। चलो आगे बढ़ो। हेलो, समझ रहे कि नहीं? आइंदा से कम मैंने नाम पूछा तो पूरा बोलना, नहीं तो पिटूंगा, क्योंकि कोई सिर्फ अपना सिंगल नाम बताएगा तो मैं बोलूंगा डाउट है भैया उसको, ऐसा मेरा समझना होगा ना, कौन फादर है इसके बारे में डाउट है उसको, ऐसा मैं समझूंगा। पूरा बोलना, सब लोगों को बता रहा हूं मैं आपको क्लास में। चलो आगे बढ़िए। आय 1080 पर टन, फिर उसके बाद बाकी तो है, तो ईओ क्यों निकालो, लिख रहे हैं ना आप, √2 AO अपॉन I इक्वल √2 A कितना है 500, O कितना है 6250, और I कितना है बोलिए 1080 पर टन पर एनम, PUPA पर यूनिट पर एनम। फिर कैलकुलेट करते हैं, 2 इंटू 500 इंटू 6250 डिवाइडेड बाय 1080 अंडर रूट 76.07 आता है, तो अपन उसको 76 भी लिख सकते हैं। समझा है? अब आपका 76 जो लोएस्ट रेट आता है उसके अनुसार आपका ईओक्यू आ गया 76। डू यू एग्री? अब आप 76 टन के लिए ऑर्डर प्लेस करेंगे, 76 टन के लिए ऑर्डर प्लेस करेंगे तो रेट क्या पड़ेगा आपको? ये रेट से देंगे क्या? नहीं देंगे। कौन से रेट से देंगे? कौन से रेट से देंगे? 4680। ये तो सबसे भारी गलत होगा, इसलिए ईओक्यू गलत है। यानी जो रेट लेके हमने ईओक्यू निकाला उतना क्वांटिटी मांगते हैं तो वो रेट से माल मिलता नहीं, तो दिस इज अ पैराडॉक्स। ये कॉन्फ्लिक्ट हो गया ना भैया, कि नहीं समझे भैया? जो रेट लेके हमने मटेरियल का रेट लेके ईओक्यू निकाला उतना यदि हम एक्चुअली ऑर्डर प्लेस करते हैं तो वो अपने को ये रेट से माल देंगे नहीं, क्योंकि उसने पहले ही बोला है कि भैया आपको 50 से 100 लेना है तो 4680 पड़ेंगे, तो आय भी बदलेगा। आय बदलेगा कि नहीं? तो जो आय निकाल के हमने कैलकुलेट किया है वो आय बदल गया, तो इसलिए ईओक्यू गलत हो गया। लेकिन मान लो ये आंसर हमारा 300 से ज्यादा आता था, मान लो ये आंसर 301, 310, 304, 400 ऐसा आता था, तो क्या मतलब होता था? फाइनल आंसर, कुछ भी करने की जरूरत नहीं, बस दिस इज द फाइनल आंसर। यदि ये आंसर 300 से ज्यादा है तो क्यों? 300 से यदि ज्यादा है तो ईओक्यू लागू हो जाता है, वो रेट लागू हो जाता है, इसलिए करेक्ट आंसर। ये समझा कि प्रॉब्लम क्या है उसमें? हैव यू अंडरस्टूड व्हाट इज द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द प्रॉब्लम? तो वहां लिखिए, दिस ईओक्यू इज कैलकुलेटेड, this EOQ is calculated by taking the rate per ton ₹4320, but if we place the order for this 76 tons, the rate applicable will not be 4320. The rate applicable will not be ₹4320. Therefore, this is invalid EOQ. Therefore, this is invalid EOQ. इसलिए वो इनवैलिड है, बेकार है, गलत है। फिर करना क्या? फिर वी हैव टू गो बैक टू द टेबल फॉर्म। कुछ समझ रहे? वी हैव टू गो बैक टू द
टेबल फॉर्म। यदि यहां पे आंसर 300 से ज्यादा आता था, बाकी कुछ भी करने की जरूरत नहीं, फाइनल आंसर हो जाता था, क्योंकि कम से कम मटेरियल भाव से रेट ईओक्यू निकाला, और वो यदि 300 के लिए एप्लीकेबल रेट है नहीं है, 300 या 300 से ज्यादा आता था तो फाइनल आंसर होता था, लेकिन वैसा नहीं है, इसलिए हमें टेबल बना के निकालना पड़ेगा। तो आगे लिखे, देयरफॉर लेट अस कैलकुलेट ईओक्यू। लेट अस कैलकुलेट ईओक्यू बाय यूजिंग टेबल। बाय यूजिंग टेबल मतलब अलग अलग लेवल पे करना पड़ेगा, यानी सब पे करके देखना पड़ेगा अपने को। बाय यूजिंग टेबल, ठीक है। तो वो टेबल में अपना क्या था, पहला कॉलम, बोलो, ऑर्डर क्वांटिटी, ऑर्डर क्वांटिटी, क्यू टन्स, क्यू टन्स। फिर क्या था, ऑर्डरिंग कॉस्ट, याद है क्या, ऑर्डरिंग कॉस्ट कैसे निकालते याद है, ए बाय क्यू इंटू ओ रुपीज पर एनम। फिर है कैरिंग कॉस्ट, टेबल तो याद होगा आपका भी कि नहीं हुआ, 10-15 बार यूज किया अपन ने। कैरिंग कॉस्ट, इसका फॉर्मूला है Q/2 इंटू आई पर एनम रुपीज। इसको थोड़ा ज्यादा रखा, जगह रख छोड़ो, इसको जगह थोड़ी ज्यादा लगेंगी। आपका ये जो कॉलम बनेगा इसमें कैलकुलेशन ज्यादा लिखेंगे, तो इसको चौड़ा बनाना थोड़ा सा। फिर इसके बाद मटेरियल्स कॉस्ट, मटेरियल्स कॉस्ट तो कैसे निकालते, C इंटू ए रुपीज, और फिर टोटल, टोटल रुपीज। ऐसा टेबल बनाइए। ये ऐसे हमने बहुत बार किया है सर, किया है कि नहीं किया है, ईमानदारी से बोलो, किया है कि नहीं किया है। बस अब क्या करना है, अभी हर एक लेवल पे लेके करके देखना है आपको। मतलब जैसा लेस देन 50 के लिए 4800 है, लेस देन 50 के लिए 4800, तो आप 50 से थोड़ा सा कम ले लीजिए। कितना लेते हैं कि लेस देन 50 हो ना, तो 49 ले सकते हैं, 45 ले सकते हैं, कुछ भी एनीथिंग बिलो 50 लो आप। तो कितना लेते हैं, 45। 49 भी लिया तो क्या कैलकुलेटर है ना अपने पास, आप, मुझे मालूम है आप वो कैलकुलेशन में डरते हो, राउंड फिगर नहीं आएगा। 49 टन्स। अब ए बाय क्यू क्या होगा, ए बाय क्यू क्या होगा, ए कितना है 500, क्यू कितना है 49, इंटू ओ कितना है, ऑर्डरिंग कॉस्ट 6250, देन कैरिंग कॉस्ट Q/2 49/2 इंटू, अब आई क्या होगा 25% ऑफ मटेरियल कॉस्ट, ध्यान दो आई क्या है 25% ऑफ मटेरियल। तो मटेरियल की कॉस्ट क्या है बोलो, क्या है 4800, इसका 0.25, ये कैलकुलेट करना पड़ेगा। इसलिए बोला था डबल, जरा बड़ा कॉलम लो, ये समझा क्या, 4800 का 0.25, और फिर कैलकुलेट करते हैं 500 इंटू 6250 डिवाइडेड बाय 49, तो ये आ रहा है 63,776 ले लो, राउंड ऑफ कर लो उसको। फिर इधर डिवाइडेड बाय किया ना, पूरा बराबर है ना, आपके फिगर बराबर है, कैलकुलेशन आगे 49 इंटू 48,000 नहीं 4800 इंटू 0.25 डिवाइडेड बाय 2, यह है 29,400। फिर सी, व्हाट इज एनुअल कंजम्पशन, सी इंटू ए, कॉस्ट कितनी है 4800 इंटू 500 टन, सी 4800 इंटू 500, 4800 इंटू 500,
तो ये आ गया 24 लाख प्लस 29,400 प्लस 63,776 कुल मिला के आया 24,93,176। ये हो गया एक। ठीक है, अब हमने हाईएस्ट से निकाला पहले 4,800 से, तो कॉस्ट इतनी आती है। फिर थोड़ा सा कम भाव ले लो, कम भाव है 4,680। तो मटेरियल की भाव कम होगा तो गुंजाइश है कि अपने को रेट टोटल कॉस्ट कम आएगी। लेकिन वो 4,680 का रेट अप्लीकेबल कब होगा? जब आप 50 यूनिट मंगवाते हैं, तो आपको भी 50 लेना चाहिए, यहां पे 50 के लिए लेना चाहिए, 50 टन्स। ठीक है, 50 टन क्यों लिया हमने? 4,800 के बाद नेक्स्ट लोअर रेट हमें अप्लीकेबल कब होगा? जब 50 कम से कम लेंगे तब। तो इसलिए उन्होंने 50 ले लिया। अब 50 के लिए कॉस्ट निकालो, 500 अपॉन 50 इंटू 6250, देन 50/2 इंटू, अब ये 4,800 नहीं आएगा, रेट बदल गया। रेट क्या हुआ? 4,680 इंटू 25%। फिर इधर 4,680 इंटू 500 टन, 500 अपॉन 50 यानी 10 मल्टीप्लाइड बाय 6250, तो ये आ गया 62,500। फिर इधर 25 इंटू 4680 इंटू 0.25, तो ये आ गया 29,250। आ रहा है क्या? देखो तो ये बराबर है। फिर 4680 मल्टीप्लाइड बाय 500, ये आ गया 23,40,000। दिस प्लस 29,250 प्लस 62,500, ये बराबर आ गया 24,31,750। आ रहा क्या? देखो, आपको खुद करना है। अब 50 के बाद कम भाव कब मिलेगा आपको? 4,560 कब मिलेगा? जब कम से कम 100 लेते हैं। तो 100 पे चेक करो, 100 टन, 500 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 6250, फिर 100 डिवाइडेड बाय 2 इंटू रेट क्या है अभी? 4560 इंटू 25%, और इधर 4560 इंटू 500 टन। क्या बोले? चेंज यानी 50 के आगे करो ना, लेकिन मैं ऐसा करूंगा। ठीक है, चलिए, तो 500/100 यानी कितना हो गया? 5 इंटू 6250, तो आ गया 31,250। फिर इधर 50 मल्टीप्लाइड बाय 4560 मल्टीप्लाइड बाय 0.25, तो आ गया 57,000। आ रहा क्या? फिर 4560 इंटू 500, 22,80,000 प्लस 57,000 प्लस 31,250, कुल मिला के 23,68,000। आ रहा क्या? देखो, 100 के बाद नेक्स्ट लोअर कौन सा है? इसको बोलते प्राइस ब्रेक। जहां जहां प्राइस बदलती है उसको बोलते प्राइस ब्रेक, यानी जो है ना 50, 100, इसको बोलते प्राइस ब्रेक। नेक्स्ट लेवल कहां पे है? 200 के लिए 4440, तो इसलिए 200 लेंगे, 200। तो 500 अपॉन 200 इंटू 6250, देन 200 डिवाइडेड बाय 2 इंटू रेट क्या है? 200 के लिए रेट पड़ता है 4440 इंटू 0.25, देन 4440 इंटू 500, 4440 इंटू 500, 22,20,000 प्लस, ये कैलकुलेट करने का लगे, 100 इंटू 4440
इंटू 0.25, 100 इंटू 4440 इंटू 0.25, तो ये आ गया 1,11,000। आ रहा क्या? चेक करो कैलकुलेशन आपको चेक करना है। 500 डिवाइडेड बाय 200 इंटू 6250, 15,625 प्लस 1,11,000 प्लस 22,20,000, टोटल कितनी आई? 23,46,625, 23,46,625। तो अब देखो कम कम होते जा रहा है ना सर, कि नहीं हो रहा? हो रहा है ना। और आगे देखो 300 के लिए क्या बोलता है? 4,320। 500 डिवाइडेड बाय 300 इंटू 6250, 500 डिवाइडेड बाय 300 इंटू 6250, तो ये आता है 1,04,000। कितना आता है? 1,04,167। 10,000 आता है। एक मिनट, 10,000 जान दो, मैं कर रहा हूँ। 5 इंटू 6250 डिवाइडेड बाय 3 बरोबर 10,417। ठीक है। फिर आगे इधर क्या होगा? 300 डिवाइडेड बाय 2 इंटू रेट क्या लगेगा? 4320 इंटू 0.25, 150 इंटू 4320 इंटू 0.25, तो आता है 1,62,000। फिर इधर 4320 इंटू 500 इंटू 500, ठीक है। दो कितना? 21,60,000। और फिर टोटल 21,60 प्लस 1,62,000 प्लस 10,417, तो ये आ रहा है 23,32,417। ठीक है। अब 300 के आगे कितना भी है तो ये रेट लगता है। ठीक है। तो 300 के आगे रेट कांस्टेंट है ना भैया? कौन सा कांस्टेंट है? 4320। और उससे अपन ने ऑलरेडी ईओक्यू निकाला है, वो कितना है? 76। 76 से तो ये रेट लगेगा नहीं। इसका मतलब दिस इज द राइट। लोएस्ट कौन सा है इसमें? देखो सबसे लोएस्ट कौन सा है? आखिरी वाला है ना। तो आपका ईओक्यू हो गया 300। अब लिख दीजिए द लोएस्ट कॉस्ट, लिखिए द लोएस्ट कॉस्ट, आखिरी लिखना है। द लोएस्ट कॉस्ट इज फॉर 300 टन्स। द लोएस्ट कॉस्ट इज फॉर 300 टन्स, therefore EOQ is 300 tons. Therefore EOQ is 300 tons. Finish. इसका मतलब क्या हुआ? जब भी हमें मंगवाना है तो 300 टन मंगवाएंगे। तो आप बोलेंगे 300 टन, फिर 2 बार मंगवाना पड़ेगा साल भर में। तो पहली बार 300 मंगवाए, दूसरी बार भी 300 ही मंगवाएंगे। तो 300 हो गए 600। तो ईयर एंड तक 500 खत्म होंगे। 100 क्लोजिंग स्टॉक कैरी फॉरवर्ड। क्या प्रॉब्लम है? भाव तो सस्ता मिला ना आपको। आर यू फॉलोइंग? कोई डाउट है तो बोलो। क्या बोले? हाँ, सेम नहीं है तो नोट पढ़ो ना। इनका सवाल यह है, कि ईओक्यू के लिए ऑर्डरिंग कॉस्ट कैरिंग कॉस्ट इक्वल आती है, ऐसा मैंने बोला था। इन्होंने मेरे को कैच कर लिया, पकड़ लिया, बोले देखो सेम नहीं है। लेकिन आपने अधूरा पढ़ा। क्या पढ़ा है? वहां पे क्या लिखा है? एट ईओक्यू कैरिंग एंड ऑर्डरिंग इक्वल प्रोवाइडेड देयर इज नो क्वांटिटी डिस्काउंट। यहां तो क्वांटिटी डिस्काउंट है ना, रेट अलग अलग लग रहा है, डिस्काउंट सस्ता मिल रहा है, इसलिए यहां ऐसा नहीं होगा।
यहां ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्वांटिटी डिस्काउंट है इसलिए इक्वल नहीं रहेगी। फिर भी ये ईओक्यू है, क्यों है? कम से कम है, इसलिए ईओक्यू की डेफिनेशन क्या है? कम से कम, बस दैट्स ऑल। लोएस्ट टोटल कॉस्ट आनी चाहिए साल भर की, वो ईओक्यू है। ठीक है कि नहीं समझा? आगे बोलो, डाउट बोलो फटाफट बोलो। मिनिमम आता तो वही तो किया ना, ऐसी क्वांटिटी निकाली जिसके लिए कम से कम है। देखो ना, करके देखो ना, डूइंग इज बिलीविंग। 300 के आगे चल के देखो, चलो करो। 300 के आगे कितने के लिए करते? 310 के लिए करते कि 400 के लिए करते? इनका सवाल यह है, हेलो, इनका सवाल यह है कि भाई 300 के आगे भी तो हो सकता ना। मैं बोलता ना नहीं होगा, तुमको लगता तो करो। बोलो कितने के लिए करना है 300 के आगे? 400। देखो अब हमारा दावा है कि 400 के लिए कॉस्ट बढ़ेगी, करके बताते। देखो इधर, सपोज आप मत लिखना, जरूरी नहीं है लिखना। देखो 400 के लिए क्या होगा, देखो 500 डिवाइडेड बाय 400 मल्टीप्लाइड बाय 6250 बराबर है कितना आएगा? 505 मल्टीप्लाइड बाय 6250 डिवाइडेड बाय 4, तो ये आ गया 7813 बराबर है। 7813 आ रहा क्या? देखो फिर इधर क्या होगा? 400 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 4320 इंटू 0.25। ये रेट और कम नहीं होगा क्योंकि 300 के आगे कितना ही बुलाओ यही रेट है, बराबर है। कैलकुलेट करो, 200 इंटू 4320 इंटू 0.25, तो ये आ गया 2,16,000। और 300 के आगे कितना भी लो, रेट तो वही पड़ेगा ना, 4320। तो 4320 इंटू 500, वो एक बार और उतना ही आएगा, 21,60,000 कि नहीं आएगा? अब टोटल करके देखो, बोला हमारे से ज्यादा था कि नहीं। तो 21,60,000 प्लस 2,16,000 प्लस 7813 कितना है? 23,83,813। अब बता मेरे को सस्ता कौन सा है? ये सस्ता है कि ये सस्ता है? बोलो। फिर हमने तो वही बोला था, मानती नहीं। क्यों ऐसा हो रहा है? मुझे कॉन्फिडेंस क्यों है? आपका ईओक्यू ये रेट से कितना आया था? ये रेट से ईओक्यू कितना आया था? 76 टन बराबर है। लेकिन वो रेट एप्लीकेबल नहीं, इसलिए अपने को सब करना पड़ेगा। लेकिन वही रेट से 76 के आगे जहां भी बढ़ेंगे आप, तो कॉस्ट बढ़ते जाएंगी। अब आप 400 ले रहे, 76 तो बहुत आगे है और इसलिए बहुत ज्यादा कॉस्ट आ रही। नहीं समझ रहे? बस खत्म। तो ये करने की जरूरत नहीं, वो बराबर है जो हमने बोला। आगे बोलो कि नहीं समझा अभी भी? 76 ईओक्यू आया था आपका ये रेट से, 4320 से आया था 76। इसका मतलब 76 के आगे जितना भी जाओगे या पीछे जितना भी जाओगे, कॉस्ट ज्यादा ही बढ़ेंगी। तो जितना ज्यादा आगे जाओगे उतनी कॉस्ट ज्यादा बढ़ेंगी। तो 300 तक तो हम गए आगे, क्योंकि उसमें मटेरियल कॉस्ट में हमें सब्सिडी मिली, मतलब सब्सिडाइज हो गया। लेकिन इसके भी आगे जाएंगे तो मटेरियल में तो डिस्काउंट नहीं मिल रहा है, वेरा ये कॉस्ट बढ़ रही है। आप यहां देख सकते हो, ऑर्डरिंग कॉस्ट कम हो गई, कैरिंग कॉस्ट बढ़ गई। तो इन दोनों की टोटल और इन दोनों की टोटल कम आती है, और ये तो सेम ही है। तो इसके आगे जितना भी आप आगे जाओगे, 300, 400, 450, 301, 302, ये कॉस्ट सेम रहेंगी, लेकिन ये आपकी बढ़ते जाएंगी और इन दोनों की टोटल जो है वो बढ़ते जाएगी। अब चाहे तो और 405 के लिए करके देखो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। बोलो आगे। क्या बोले? काय को खरीदना पड़ेगा? और नहीं, जरूरी नहीं ना। जब भी हम खरीदेंगे तो 300 ही खरीदेंगे। आपके दिमाग में वो ईयर एंड और 31 मार्च इतना फिट बैठा कि सुनते ही नहीं आप लोग। अरे बाबा देखो, ये यहां से इतने मेरे 12 महीने हैं, 12 मंथ्स, ठीक है। ये मान लो कौन सा साल? ये 2019 है, दिसंबर तक। फिर आगे 2020 आ गया, ठीक है। अब यहां पे मैंने पहले 300 यूनिट खरीद लिए, ठीक है। फिर और मान लो मैंने 300 यूनिट यहां पे खरीद लिए, तो 300 300 600 हो गए।
तो यहां तक कि ईयर एंड तक मेरा 12 महीने में 500 ही खत्म होगा, तो मेरे पास बचेंगे कितने? 100। तो आगे मेरे को जब भी खरीदना मैं 300 खरीदेंगा, 200 का खरीदेंगा। तो ये जब खत्म हो जाएगा 100, ये जब 100 खत्म हो जाएगा, यहां आएगा, तब मैं और 300 ही खरीदूंगा। नहीं समझे? और भाई 1 अप्रैल को स्टॉक है 100, तो तुरंत ऑर्डर प्लेस करेंगे क्या तुम? बोलो ना, ईयर नया शुरू हुआ, नया ऑर्डर, ऐसा रहता क्या? नहीं। फिर आपके पास ओपनिंग स्टॉक पड़ा है 1 अप्रैल को या 1 जनवरी को 100, तो उसको आप यूटिलाइज करेंगे कि पहले 300 यूनिट या 200 यूनिट खरीद लेंगे? बोलो, उसको यूज करेंगे। अब वो यूज होके शून्य हो जाएगा, तो हमारी ऑर्डर क्वांटिटी कितनी है? 300, तो हम 300 खरीदेंगे, बराबर है। वो खत्म हो जाएंगे कुछ दिन के बाद, 300 और 100 कितने हो गए? 400। 400 हो गए ना, तो 400 हमको यहां तक चलेंगे, 11 महीने तक चलेंगे शायद, बराबर है। तो यहां फिर शून्य हो जाएगा, तो फिर हम कितने खरीदेंगे? फिर 300 खरीदेंगे, उसमें 100 इस साल खर्चे होंगे, फिर 200 क्लोजिंग स्टॉक बचेगा। क्या प्रॉब्लम है भैया? ईयर एंड आया तो स्टॉक शून्य करना पड़ता क्या? नहीं। तो व्हाई यू आर थिंकिंग कि 1 अप्रैल को 100 है तो मेरे को 200 और खरीदने पड़ेंगे? 200 खरीदूंगा तो महंगा पड़ेगा ना मेरे को, 200 खरीदूंगा तो महंगा पड़ेगा। नहीं समझे? हाँ, 500 कंजम्पशन है आपका, 500 क्या है? कंजम्पशन है, तो खरीदो ना। तो 600 खरीदे आपने और 500 कंजम्पशन है, तो आपका क्लोजिंग स्टॉक कितना पड़ा? 100। फिर आपके खर्चे में कितने आएगा? 600 टन का आएगा कि 500 टन का आएगा खर्चे में? 500 क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट करते ना, 11-20 से कर रहे हैं ना। कितनी प्रॉब्लम में किया होगा आपने? वायु क्रेडिट क्लोजिंग स्टॉक खर्चे कम करने के लिए, कि नहीं करते? तो जो माल खरीदा है वो परचेस में पड़ा है, लेकिन जो बचा है वो अगले साल ट्रांसफर करना है, इसलिए इधर क्रेडिट करते। आपको पढ़ाया गया होगा ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री क्या है। तो क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट, पढ़ा है। ट्रेडिंग को क्रेडिट करेंगे और अगले अप्रैल को क्या करेंगे? फिर ट्रेडिंग को डेबिट करेंगे, तो बड़ा आएगा 500 का कॉस्ट हमारे इसमें। नहीं समझे? 1 साल के खर्चे में 500 जाएंगे, तुम कितने भी खरीदो। 500 मतलब जितना कंजम्पशन होगा उतने चाहेंगे। नहीं समझे? पक्का? सिंपल बात। तुम पूछो, मेरे को सब मालूम है, तुम पूछो तो सही। प्रॉब्लम वो है, कुछ तो नहीं। कुछ और पूछो, जो भी डाउट है दिमाग में पूछो। इनका ये सवाल था कि पहले साल में हम 2 बार खरीदेंगे 600 यूनिट, तो फिर खर्चे में पीएनएल में डेबिट में आएंगे 600 की कॉस्ट। काय को आएंगी? क्रेडिट क्लोजिंग स्टॉक 100 यूनिट का करेंगे ना हम, तो क्रेडिट करेंगे। इधर परचेस 600 के और क्लोजिंग स्टॉक 100 का, तो नेट इफेक्ट 500 के पड़ा कि नहीं पड़ा? फिर गलत थोड़ी ना बताएंगे सर, 40 साल से पढ़ा रहे, गलत बताएंगे क्या? और सिर्फ पढ़ाए नहीं, आई हैव एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग इन कॉस्टिंग डिपार्टमेंट इन अ कंपनी विद द टर्नओवर ऑफ 50,000 करोड़ पर एनम। 50,000 करोड़ पर एनम टर्नओवर कंपनी में मैं काम किया हूं, 13 साल कॉस्टिंग डिपार्टमेंट में काम किया हूं। तो ये सब जो मैं पढ़ा रहा हूं आपको, ये सब खुद किया है, एक चीज। तब कैलकुलेटर थे, सिर्फ कंप्यूटर भी नहीं थे, टक 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 बैठ के करना पड़ता था सब, पूरा। तुम कुछ भी पूछ लो, मैं आपको रिप्लाई देता हूं, और करेक्ट। ऐसा नहीं जानबूझ के कि नहीं ऐसे होता है, ऐसा करना पड़ता है, ऐसा कभी नहीं बोलूंगा। टू योर सेटिस्फैक्शन कि आप 100 यूनिट का क्रेडिट करेंगे कि नहीं करेंगे? क्लोजिंग स्टॉक 100 यूनिट की वैल्यू क्रेडिट करेंगे कि नहीं करेंगे? इधर डेबिट में परचेसेस 600 टन का डाला है और क्रेडिट 100 टन का डाला, तो नेट डेबिट कितना आया? बस, दैट्स ऑल। आगे बोलो, और बोलो, पूछो ना जोर से। हाँ, लेना जरूरत नहीं है। क्यों? इसका कारण यह है कि एक बार तो हमें यह पता है कि हम लोएस्ट क्वांटिटी खरीदेंगे तो कैरिंग कॉस्ट कम आएगी, इसलिए हम कौन सी लोएस्ट क्वांटिटी है जिसके लिए वो रेट अप्लाई होता है वो देख रहे हैं। इसके लिए वो लोएस्ट प्राइस ब्रेक ही हम लेते हैं, यानी ये 50, 100, 200 लेते हैं हम, 60, 150 ये नहीं लेंगे। आर यू फॉलोइंग? और इसमें बहुत कॉम्प्लिकेशन है। अब मान लो, ध्यान दो इधर, कि सपोज हमारा 200 के लिए मिनिमम आता था। आपके सवाल का जवाब मिल जाएगा आपका भी, उनको जगाओ, आपका भी ध्यान दो।
सपोज ये जो मिनिमम यहां पे आ रहा है ना, इसके बजाय 200 पे आ जाता था, मान लो सपोज ये कम रहता था, तो मैं ये नहीं बोलता था कि 200 आपका ईओक्यू है, मैं बोलता था कि 200 और 300 के बीच में हो सकता है, और 200 के 300 के बीच में कौन सा लगता, ये रेट लगता, और इससे मैं ईओक्यू का फॉर्मूला लगाता, वो अपना जो 2AO/I, और उसका आंसर यदि 200 और 300 के बीच में आता था तो वो आंसर, लेकिन उसका आंसर यदि 200 से कम आता तो 200 आंसर। इतना कॉम्प्लिकेटेड है, नहीं समझे? जान दो ना, आप ऐसा करो, एग्जाम में आए ना, लोएस्ट रे पे लेने का, सबकी कॉस्ट निकालने का, जहां कम से कम आता आंसर, इतना ध्यान में रखो, ठीक है? इतना ही ध्यान में रखो, ठीक है? अभी 200 और 300 के बीच में एक ही रेट है ना, ये लोएस्ट 200 में आता है मान लो, तो हो सकता है जो आपने बोला कि 210 पे हो सकता है कम, 220 पे हो सकता है, लगता है कि नहीं? तो हम 200 से 300 के लिए जो रेट है उससे ही वो क्यों निकालते हैं, और वो 220 आता है तो आंसर 220, वो 235 आता है तो आंसर 220, लेकिन वो आंसर यदि 190 आता तो 190 के लिए तो पिछले इसमें जाना पड़ता, रेट बढ़ जाता, फिर 200 आने। इसलिए मुद्दे की बात यह है, लोएस्ट ब्रेक लेना चाहिए, बस, बाकी कुछ नहीं। समझा क्या? कुछ भी कर लो, कॉस्ट कम से कम आनी चाहिए, क्या करते हो तुम्हारा तुम जाने, ठीक है? तो ये टेबल से इस तरह से करेंगे तो लोएस्ट टाइम में कम से कम समय में प्रॉब्लम होगा। समझाए कुछ कि गड़बड़ है? बोलो, पूछो तो सही, मैं बताता हूं, बोलो। उतना कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम आपको पूछेंगे नहीं, मुझे मालूम है, उनको ही नहीं आता, क्या पूछेंगे बेचारे? यानी वो ऐसा प्रॉब्लम देंगे नहीं जिसमें बीच में आता है 200 में या 100 में, मुझे मालूम है, क्योंकि वैसा आया तो क्या करना उनको मालूम नहीं है, मतलब एग्जामिनर को मालूम नहीं, दे आर नॉट वर्क ऑन दिस, इसलिए मालूम नहीं। मुझे मालूम है, बिकॉज आई हैव वर्क प्रैक्टिकली, प्रैक्टिकल में तो फार्मूले से एक भी हो क्यों निकलता नहीं, ये ऐसा टेबल बना के करना पड़ता, क्योंकि देयर आर सो मेनी कंस्ट्रेंट, ट्रक की कैपेसिटी कंस्टेंट रहती है, स्टोरेज कैपेसिटी का प्रॉब्लम रहता है, वो सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए देन यू हैव टू कैलकुलेट बाय यूजिंग टेबल ओनली, ठीक है? चलो, तो ये सारे डिस्कशन में आपको ध्यान में क्या रखना है कि भाई लोएस्ट प्राइस ब्रेक का लेना है, इतना ध्यान रखो बस, और उसमें टोटल जहां कम से कम आता वो आंसर, खत्म, इतना भी किया तो बहुत काफी, ठीक है? चलो आगे बोलो, और कोई डाउट है तो पूछो ना, पूछिए, नहीं आगे बढ़ते हैं। 2.6 बाकी है, मुझे मालूम है, करूंगा अभी नहीं, क्योंकि जो टाइम बचा है उसके हिसाब से होगा नहीं। आगे 7 हो गया, 8 हो गया, क्या बोला? अच्छा, वो 2.4 में और एक चीज पूछिए। अब देखो, ये कठिन सवाल है कि नहीं है? कठिन सवाल है ना, कि नहीं है? है, तो एग्जामिनर वॉज वेरी काइंड, तो सोचा मान लो ये बच्चे को ये नहीं आता तो फिर उसको 0 मार्क मिलेंगे ना, तो उसने आपके ऊपर दया करके एक और पूछ लिया, कंप्यूट ईओक्यू इफ देयर इज नो क्वांटिटी डिस्काउंट। अब नो क्वांटिटी डिस्काउंट है तो क्या करते हैं? सीधा फॉर्मूला लगाते ईओक्यू का, और क्या, तो खत्म बात। तो वो तो बड़ा आसान है, नहीं समझे? करो, बोले फर्स्ट नहीं आया तो कम से कम सेकंड आएगा तो 2 मार्क्स तो देंगे यार उसको, काय को फेल होने देंगे, ऐसा है। सो एग्जामिनर्स आर वेरी काइंड समटाइम्स, ठीक है? देखो सेकंड पार्ट, अब सेकंड पार्ट में लिखा है देयर इज नो क्वांटिटी डिस्काउंट, दैट मीन्स फॉर्मूला कैन बी अप्लाइड डायरेक्टली, बराबर है? लिख दो आप लगे तो एक बार और। नंबर 2, एज क्वांटिटी डिस्काउंट इज नॉट अलाउड, एज क्वांटिटी डिस्काउंट इज नॉट अलाउड, सेकंड में बोल रहा है, एज क्वांटिटी डिस्काउंट इज नॉट अलाउड वी कैन अप्लाई द फॉर्मूला डायरेक्टली, डायरेक्ट लगाओ फॉर्मूला। तो डायरेक्ट फॉर्मूला क्या लगाएंगे? EOQ इज इक्वल टू √2AO/I, √2A। एनुअल कंजम्पशन कितना है? 500 टन। ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी है? 6250। I इज 25% ऑफ मटेरियल प्राइस। मटेरियल प्राइस कितनी है? 5250। सो 5250 इसका 25% बोला है ना उसने, 25% बोला है ना, तो 5250 का 25%। फिर कैलकुलेट करो, फाइनल आंसर 2 × 500 × 6250 डिवाइडेड बाय 5250
डिवाइडेड बाय 0.25 कितना आया 69 टन्स। कुछ कैलकुलेशन में फर्क होगा, मतलब फ्रैक्शन में आता होगा ना। 2 × 500 × 6250 डिवाइडेड बाय 5250 डिवाइडेड बाय 0.25 अंडर रूट 69.0065 दैट इज इक्वल टू 69 टन। 2 मार्क। ये तो आना चाहिए ना आपको कि नहीं? ये भी नहीं आएगा, इतना तो आना ही चाहिए। अब ये एग्जामिनर के दिमाग की कमाल देखो, इतना बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछने का ये चिल्लर पूछ रहा, तो शायद इसलिए पूछ रहा कि भैया बेटे स्टूडेंट को ये नहीं आया तो कम से कम ये तो आएगा, इसलिए पूछ रहा होगा। चलो तो ये तो आया होगा ना कम से कम आपको कि नहीं? कि कुछ भी नहीं आया? किया ही नहीं? बोले बहुत खतरनाक प्रॉब्लम दिखता है, ऐसा तो कभी किया नहीं। चलिए तो हम लोग 2.7 हो गया, 8 हो गया, बराबर है 9। कितने लोगों ने किया? 2.9। बस बहुत कम लोगों ने किया। कह रहे वो क्या हो रहा क्या? अभी आज तो चौथा ही दिन है, महीने भर के बाद लोग कम होते। इस बैच में तो चौथे दिन से लोग सब गड़बड़ हो गया। ऐसा नहीं, होमवर्क करते जाओ। मार्क किया था ना कल प्रॉब्लम, बहुत चिल्लर है, प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो कैसा होगा? चलो आपस में बातें मत करो, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर है 2.9। Primex Limited produces a product P. It uses annually 60,000 units of material Rex. तो 60,000 क्या हुआ? A 60,000 units। फिर आगे कॉस्टिंग ₹10 per unit। 10 per unit क्या हुआ? C ₹10 per unit। फिर आगे अदर रेलेवेंट इंफॉर्मेशन इज एज अंडर। कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग ऑर्डर 800 पर ऑर्डर, मतलब ओ ₹800 पर ऑर्डर। पूरा लिखते जाओ, पूरा बोलते जाओ, पूरा नाम बताते जाओ। कैरिंग कॉस्ट 15% पर एनम ऑन एवरेज इन्वेंट्री। फिर बोले एवरेज, अरे वो एवरेज ही रहता, बोला नहीं बोला कोई फर्क नहीं। 15% काय का 15%? मटेरियल कॉस्ट का। सो आई विल बी इक्वल टू 10 × 15% इक्वल टू ₹1.5 पर यूनिट पर एनम। समझाए क्या? समझाए? नहीं समझा? नहीं तो नहीं बोलो ना फट से। क्या है, आपने 800 का लिया ना, फिर क्या हुआ? किया नहीं क्या? चल जान दो। हाँ समझाए नहीं तो बोलो फटाफट। फिर आगे बोला रीऑर्डर पीरियड 10 दिन है, मतलब लीड टाइम 10 दिन है, तो लीड टाइम 10 डेज, LT 10 डेज। फिर लीड टाइम जो है वो कैसा है? मिनिमम है, एवरेज है, मैक्सिमम है? तीनों सेम, कोई दिया नहीं अलग अलग, मतलब तीनों से मिनिमम भी 10, मैक्सिमम भी 10, एवरेज भी 10। सेफ्टी स्टॉक 600 यूनिट। SS कितना है? 600 यूनिट्स। SS कोई क्या बोलते हैं? मिनिमम लेवल, याद है ना? मिनिमम लेवल बोलते हैं ना। आगे द कंपनी ऑपरेट्स 300 डेज इन अ ईयर, मतलब साल भर में 365 दिन होते हैं, 52 तो छुट्टी आती है, तो 365 52 गए, फिर दिवाली की छुट्टी, फिर ईद की छुट्टी, मोहर्रम की छुट्टी, वैलेंटाइन डे की छुट्टी, ऐसे बचते 300 दिन। बचते कितने? 300 दिन। तो इसके लिए ईयर है ना 300 दिन मानने का। आर यू फॉलोइंग? You are required to calculate economic order quantity of REX. How you find EOQ? पहला नंबर EOQ कैसे निकालते? और अभी वो फॉर्मूला नहीं लिखता बाब, इतनी बार लिखा, आप लिखो। आपको लिखना है एग्जाम में, कॉपी में लिखना है, मैं नहीं लिखूंगा। बहुत हो गया ना, क्या चिल्लर आइटम। 2A O I 1.5 कितना है? 8,000
यूनिट्स। सिंपल है, 2 मार्क। मैक्सिमम स्टॉक लेवल, मैक्सिमम स्टॉक लेवल, पहले रीऑर्डर लेवल निकाल लेते, क्योंकि अपन मैक्सिमम लेवल रीऑर्डर लेवल पे से निकालते हैं ना, याद है, रीऑर्डर लेवल। अब मैंने आपको 1 बार 2 बार बताया था कि यदि कोई लेवल पहले से निकाल के रखी है तो वो लेवल का प्रयोग करके आपको, वो लेवल का यूज करके आपको बाकी चीजें निकालनी। याद है क्या बोला था? वो मैनेजर का एग्जांपल दिया था, सीए का एग्जांपल दिया था, वो क्लाइंट 30 दिन बोला था, मैनेजर ने 25 दिन बोला, ये मैनेजर ने नहीं, सीए ने 20 दिन बोला और मैनेजर ने आपको 10 दिन बोला था, याद है क्या? तो हर मैनेजर जो है अपने हिसाब से थोड़ा सा सेफ्टी लेके चलेगा। तो यहां पे आरओएल निकालने के लिए मिनिमम लेवल से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। याद है क्या फॉर्मूला आपको? आरओएल इज इक्वल टू मिनिमम लेवल या सेफ्टी स्टॉक प्लस एवरेज लीड टाइम इंटू एवरेज कंजम्पशन रेट। बस लिखिए फॉर्मूला। नंबर 2, 3 का पहले कर रहे हैं अपन। आरओएल इज इक्वल टू एसएस मतलब सेफ्टी स्टॉक प्लस एवरेज लीड टाइम इंटू एवरेज स्टॉक लेवल, नहीं स्टॉक लेवल नहीं, एवरेज कंजम्पशन रेट, एवरेज कंजम्पशन रेट। अब सेफ्टी स्टॉक कितना दिया है? 600 यूनिट प्लस एवरेज लीड टाइम कितना है? मिनिमम एवरेज मैक्सिमम सब सेम है, 10 दिन 10 डेज इनटू एवरेज कंजम्पशन रेट। हाउ टू फाइंड एवरेज कंजम्पशन रेट? उसने बोला है कि 60,000 यूनिट साल में लगेंगे और उसने बोला है कि हम साल भर में 300 दिन काम करते, तो पर डे कितना हो गया? एवरेज कंजम्पशन रेट, ये वर्किंग हो गया, ये होगा 60,000 डिवाइडेड बाय 300, 60,000 यूनिट्स डिवाइड बाय 300 डेज। नहीं समझे? अरे भैया साल भर में 60,000 यूनिट कंज्यूम करते और साल भर में 300 दिन ही काम करते, तो पर डे कितना हो गया? डिवाइड कर लो, कितना है? 200 आता है यूनिट्स पर डे, तो ये एवरेज हो गया, तो इंटू 200 करो, तो 600 और ये 2000 कितना हो गया? 2600 यूनिट्स, ये आंसर हो गया। समझाया क्या? अब ये इतना कॉमन सेंस है, देखो ये अपने फादर का प्रॉब्लम था कि बोले पैसे 5 दिन नहीं भेजते, याद है क्या आपको? पैसे पहले आपने क्या किया था? पहले महीने में क्या हुआ था? जब आपके पास 0 रुपए बचे तब आपने ऑर्डर प्लेस किया पिताजी को कि भेजो पैसे, फिर वो 5 दिन पैसे नहीं आए थे, तो फिर नेक्स्ट महीने में आपने क्या किया था? क्या किया था? बोले 5 दिन पैसे नहीं आते, पर डे हम खर्चा करते 200 रुपए, याद है क्या? पर डे खर्चा 200 रुपए, तो 200 इंटू 5 किए 1000, तो जब हमारे पास 1000 रुपए है तभी हमने ऑर्डर प्लेस किया था। लेकिन आप ये चाहते हो कि कम से कम हमारे पास कुछ 500 रुपए बच जाए, 500 रुपए कम से कम बच जाए, बिल्कुल शून्य नहीं होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे? ये 1000 प्लस 500 सेफ्टी स्टॉक के 500, ऐसे 1500 जब बचेंगे तभी ऑर्डर प्लेस करेंगे। आप ये चाहते हो कि आपके पास कम से कम 500 तो ही बचे। अभी 5 दिन में भेजते हैं लेकिन नहीं भेजे, 6 दिन लग गए तो, 7 दिन लग गए तो हम क्या बोलेंगे कि एक काम करो, हमें कम से कम कितने रखने हैं? 500 रुपए रखने हैं, यानी सेफ्टी स्टॉक, ठीक है। और वो क्या करते हैं? 5 दिन के तक पैसे नहीं भेजते, 5 दिन तक पैसे, पर डे कितना कंज्यूम करते हैं हम? 200 रुपए। 5 दिन के कितने हो गए? 1000, तो इसमें 1000 और ऐड कर लो, तो 500 यहां पे है प्लस 1000, टोटल कितने होंगे? 1500। ये मेरा आरओएल हो गया। वही तो है, सेफ्टी स्टॉक 600, 10 दिन माल नहीं आता, सेफ्टी स्टॉक 600 का मतलब क्या? ये 600 में से मैं टच नहीं करना चाहता, ये सेफ्टी स्टॉक है, बफर स्टॉक है। और ऑर्डर प्लेस करने का 10 दिन लगते, रोज 200 यूनिट कंज्यूम होते, 200 इंटू 10 2000, और सेफ्टी के लिए चाहिए 600, तो जब 2600 मेरे पास बचेंगे कब मैं ऑर्डर प्लेस करूंगा? 2600 जब बचेंगे तो ऑर्डर प्लेस करूंगा। तो 2600 बचेंगे तो ऑर्डर प्लेस कर दूंगा, यहां पे ऑर्डर प्लेस कर दिया। अब ऑर्डर आने में कितने दिन लगते सर? 10 दिन। तो 10 दिन में कितने कंज्यूम होंगे? 2000, तो इसमें से 2000 कम हो जाएंगे, तो बचेंगे कितने?
600, तो ये सेफ्टी स्टॉक हो गया, इसमें से मेरे को निकालने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। तो इतना कॉमन सेंस रहता है, लेकिन क्योंकि हमें कॉमन सेंस कम है या है ही नहीं, इसलिए फार्मूले देने पड़ते। यस यस प्लस बाकी कुछ भी नहीं है। सारी चीजें, सारी दुनिया के फॉर्मूले इंक्लूडिंग मैथमेटिक्स के फॉर्मूले कॉमन सेंस से बनते हैं, और अपने को इतना हाई लेवल का कॉमन सेंस नहीं रहता, इसलिए अपने को फॉर्मूले यूज करने पड़ते, बाकी कुछ भी नहीं। समझ रहे क्या? तो ऑफकोर्स यदि कॉमन सेंस से ऐसा प्रॉब्लम करेंगे, तुम सॉल्यूशन करेंगे, वो एग्जामिनर आंसर शून्य देगा, मार्क शून्य। क्यों? उसको भी आदत नहीं इसकी, उसको ऐसी छोना, फॉर्मूला डाल, वैल्यू निकाल, आंसर, समझेगा ना समझेगा। ये हमारा एजुकेशन सिस्टम का प्रॉब्लम है। आर यू फॉलोइंग? समझ रहे? चलो आगे बढ़ो। और क्या पूछा है? आरओएल निकाल लिया, फिर मैक्सिमम लेवल उससे निकाल सकते हैं आप। कैसे निकाल सकते हैं मैक्सिमम लेवल? ये लिख लिया ना, एवरेज कंजम्पशन रेट कैसा है, लिख लिया कि नहीं? बाजू में लिखा हुआ वर्किंग रहता है, वो भी लिखना चाहिए। चलो अभी 2 नंबर कर लेते हैं। मैक्सिमम लेवल क्या फॉर्मूला हमारा? आरओएल माइनस, याद है क्या? मिनिमम लीड टाइम इंटू मिनिमम कंजम्पशन रेट प्लस क्यू। तो आरओएल कितना है? 2600। मिनिमम लीड टाइम 10 दिन, मिनिमम कंजम्पशन रेट 200 प्लस इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी 8000। ठीक है, तो 8000 प्लस 2 10,600 माइनस 2000 कितना था? 8 माइनस 8 और 2 10,600 माइनस 2000 8,600, 8,600 यूनिट्स। ये हो गया मैक्सिमम लेवल। कोई डाउट है तो पूछते जाओ। फिर क्या पूछा है? एवरेज लेवल। अब मिनिमम उसने दिया है तो एवरेज उससे निकालना चाहिए, तो मिनिमम प्लस मैक्सिमम डिवाइडेड बाय 2। हाउएवर यहां पे दोनों फॉर्मूले से आंसर सेम आएगा, करके देखो। नंबर क्या है? एवरेज रहेगा ना 4। एवरेज स्टॉक क्या रहता है बोलो? मिनिमम प्लस मैक्सिमम डिवाइडेड बाय 2। मिनिमम कितना है बोलो? 600। मैक्सिमम कितना है? 8,600 डिवाइडेड बाय 2 कितना आता है बोलो ना? 4,600 यूनिट। अपने को दो फॉर्मूले बताए। और एवरेज स्टॉक क्या बोला है? एसएस प्लस क्यू बाइट। एसएस कितना है? सेफ्टी स्टॉक 600, क्यू बाय 2, क्यू कितना है? 8000 डिवाइड बाय 2 4600। फिर आप बोलेंगे मेरे को, सर आपने तो बोला था दोनों फॉर्मूले से अलग आंसर आते, इससे तो सेम आ रहा, ऐसा क्यों? नहीं बोले ये तो गलत हो गया ना, फिर अलग अलग आंसर आना चाहिए। अरे भैया अलग अलग इंक्लूड सेम, नहीं समझे? अलग अलग इंक्लूड सेम। एग्जाम्पल बताता हूं मैं। यहां जितने स्टूडेंट है सबका डेट ऑफ बर्थ एक जैसा होगा कि अलग अलग होगा? अलग अलग। सबका डेट ऑफ बर्थ अलग अलग, बर्थडे अलग अलग आएगा कि नहीं? हाँ। लेकिन कोई पर्टिकुलर 2 स्टूडेंट हो सकते हैं, कोई 2 स्टूडेंट हो सकते हैं जिनका एक ही दिन का जन्म हो सकता कि नहीं हो सकता? तो आप क्या बोलेंगे? ये तो अलग अलग होना चाहिए। तो फिर ऐसे 365 के ऊपर जन्म नहीं ले पाएंगे साल भर में। ठीक है, नहीं समझे? नहीं समझे? हम बोलते समय क्या बोलेंगे? एवरी डिफरेंट स्टूडेंट हैज अ डिफरेंट डेट ऑफ बर्थ। गलत है क्या स्टेटमेंट? नहीं। लेकिन देयर मे बी सम स्टूडेंट्स हु हैव गॉट सेम डेट ऑफ बर्थ। होगा कि नहीं होगा? होगा। उसके लिए क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते। तो जब हम बोलते हैं अलग अलग, तो अलग अलग इंक्लूड सेम। तो यहां पे एक्सेप्शनल है, अलग अलग इंक्लूड सेम, अलग अलग इंक्लूड सेम एक्सेप्शन। समझ रहे कि नहीं? बस खत्म। हेलो, समझ रहे हैं ना? तो ये लॉजिक है, ये लॉजिक समझना चाहिए। इसलिए मैथमेटिक्स वाले बड़े पर्टिकुलर रहते हैं। मैथमेटिक्स वाले ये नहीं बोलेंगे कि ऑल स्टूडेंट्स विल हैव डिफरेंट बर्थडेज, दे विल से सम स्टूडेंट्स हैव डिफरेंट बर्थडेज। फर्क है। जैसे हमें मालूम है चाइनीज आर शॉर्टर देन इंडियंस,
चीनी लोग हमारे से गुट्टे हैं, छोटे हैं, तो हम ऐसा बोलेंगे क्या कि ऑल चाइनीज आर स्मॉलर देन इंडियंस, बोलेंगे क्या? नो। स्टैटिस्टिक्स में बोल सकते हैं कि चाइनीज आर स्मॉलर देन इंडियंस या शॉर्टर देन इंडियंस, लेकिन मैथमेटिक्स में नहीं बोल सकते। मैथ्स में बोलना पड़ेगा सम चाइनीज आर शॉर्टर देन सम इंडियंस। इसका मतलब हुआ सम इंडियंस आर शॉर्टर देन सम चाइनीज ऑल्सो। तो ये थोड़ा फर्क समझे सब्जेक्ट का। स्टैटिस्टिक्स इज साइंस ऑफ एवरेजेस, कॉस्टिंग इज समथिंग डिफरेंट अगेन। तो समझ रहा क्या कि नहीं समझ रहा? ठीक है, चलो आगे बढ़ो। बोलो। ये चांस है, ऐसा कुछ नहीं। क्या है उसमें, वो जो एलटी दिया ना, वो तीनों एक ही मेजरमेंट दिए एलटी के। एलटी यानी क्या? लीड टाइम के तीनों मेजर सेम है, प्लस कंजम्पशन रेट के भी तीनों मेजर सेम है, इसलिए वो सेम आ रहा। कंजम्पशन का भी एक ही रेट दिया ना, एवरेज कंजम्पशन रेट इक्वल टू मैक्सिमम इक्वल टू मिनिमम, इसलिए सेम आ रहा। तो ये स्पेशल केस है जहां दो भाई है, दो सगे भाई, उनकी डेट ऑफ बर्थ सेम हो सकती क्या? हो सकती है यदि जुड़वा है तो, ठीक है ना? नहीं हो सकती क्या? दो भाई सगे भाई, उनकी डेट ऑफ बर्थ सेम हो सकती है यदि वो जुड़वे है तो ये एक्सेप्शनल है कि नहीं है? तो एक्सेप्शंस डू एग्जिस्ट, कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें। हाँ बोलो। हाँ आएगा ना, अलग आएगा, करके देखो ना। क्या आता है? इनका सवाल यह है कि आरओएल यदि हम मैक्सिमम रेट इंटू मैक्सिमम कंजम्पशन लीड टाइम से करते हैं तो अलग आता है, और बराबर है। गलत है, लेकिन वो क्यों गलत है? देखो आरओएल कितना था आपका, मैक्सिमम लीड टाइम कितना है? कितना है? 10। देखो अभी मैक्सिमम लीड टाइम आपका 10 है और मैक्सिमम कंजम्पशन रेट कितना है? 200। तो आपके हिसाब से आरओएल कितना आया? 2000 आया। इसका मतलब हम 2000 पे ऑर्डर प्लेस करेंगे, 2000 पे ऑर्डर प्लेस करेंगे। एक बार ऑर्डर प्लेस करने के बाद माल कितने दिन में आता? 10 दिन में। और वो 10 दिन में कितना कंज्यूम होगा पर डे? 200 2000। तो ये ऐसा होते होते शून्य पे आएंगे, शून्य पे आएगा ना। तो फिर आपका स्टॉक तो जीरो हो जाएगा 10 दिन में, और आपको तो सेफ्टी स्टॉक रखना है 600 का। सेफ्टी स्टॉक का मतलब क्या हुआ? मिनिमम स्टॉक। तो मिनिमम उसके नीचे जाना ही नहीं चाहिए, तो गलत हुआ ना आपका। इसलिए हम जो बोलते सही बोलते बेटा। हमने क्या बोला है कि यदि किसी मैनेजर ने ऑलरेडी लेवल निकाल के रखे हैं तो उसको यूज करना है। ही इज एट फैक्ट्री, एट साइट, ही नोज बेटर देन व्हाट वी नो। और ये मैंने पहले बोला था ना, कल भी बोला था कि यदि कोई लेवल निकाल के रख दिए है तो बाकी लेवल आपको वो लेवल्स को यूज करके निकालना है। ठीक है, गड़बड़ क्या होती समझ लिया आपने। उसने बोला है सेफ्टी स्टॉक 600 होना चाहिए और आपका सेफ्टी स्टॉक 0 हो रहा। इसलिए हमने क्या करना चाहिए, हमारे पास 600 रुपए तो ही बचने चाहिए, तो 2600 पे ऑर्डर प्लेस करो, 2600 पे ऑर्डर प्लेस करो। तो क्या होगा, यहां से 2000 यूनिट खर्चे होंगे और ऑटोमेटिक सेफ्टी स्टॉक 600 बचेगा। तो ये ज्यादा सही है कि ये ज्यादा सही है? तो इसके हाउ टू अंडरस्टैंड, यदि कोई लेवल्स ऑलरेडी निकाल के दिए हैं तो वो लेवल यूज करना हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। मतलब हिंदी में बोलेंगे कि ऑन प्रायोरिटी वी मस्ट यूज दोज लेवल्स विच आर ऑलरेडी कैलकुलेटेड। समझा क्या कि नहीं? पक्का? आगे बोलो। आप निकाल सकते हैं? बताओ निकाल के। एक मिनट। आपका यहां पे देखो, आपका एवरेज कंजम्पशन 200 है, एवरेज कंजम्पशन रेट 200 है। तो आप मेरे को आंसर बताओ, बाकी कुछ नहीं। मैक्सिमम कंजम्पशन रेट कितना आएगा बोलो आप? कितना? 260। और मिनिमम कंजम्पशन रेट 140। अब 260 और 140 करके दिस प्लस दिस डिवाइड बाय 2 करो तो ये आता है ना, इसलिए सही है। बराबर है? अब ये एवरेज शुड बी मैक्सिमम प्लस मिनिमम डिवाइड बाय 2, बराबर है ना। दिस प्लस दिस डिवाइड बाय 2 करो, ये आ गया। फिर मैं बोलूंगा कि इसमें 1000 ऐड कर, इसमें या दूसरा दे सकता हूं मैं 0 या 40,
40 और 360। हाँ, तो ROL पहले निकाला तुमने कि ये पहले निकाला? पहले वो बोलो। नहीं चलता बेटा वैसा। ROL ही आपको इससे यूज करके निकालना है ना, इससे मतलब SS से निकालना है। नहीं उल्टा पुल्टा क्यों करते हैं ऐसा? यू जस्ट कैनॉट फाइंड आउट, यू कैनॉट फाइंड आउट। क्योंकि ये जो आप कर रहे हैं, इनका क्या कहना है कि पहले हम ROL निकालेंगे, फिर ROL से वो मैक्सिमम लीड टाइम इंटू मैक्सिमम स्टेज रेट करके फिर उसको निकालेंगे, और फिर उसके बाद क्या करेंगे? हाँ हाँ ठीक है, तो 2600 आ जाएगा। ये तो पहले ही आ चुका है ना। आप देखो, आप क्या बोल रहे हैं मेरे को कि पहले ये निकालू मैं, पहले ये निकालू ना कि नहीं निकालू? हाँ, पहले ये निकाल लिया, फिर इसके ऊपर से मैं मैक्सिमम लीड टाइम निकालू। मैक्सिमम लीड टाइम कहां दिया है? 10। अच्छा, वो तो एवरेज है ना, एक ही दिया है। अच्छा, उसको मैक्सिमम मान लो, फिर मैक्सिमम कंजम्पशन रेट निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? ROL का फॉर्मूला यूज करके, बराबर है। हाँ, वो आ गया आपका, कितना आ गया? 260 आ गया। ओके, हाँ, अभी आ गया मैक्सिमम कंजम्पशन रेट। फिर इससे आगे क्या करेंगे? इसका ROL निकालेंगे। ये नहीं निकालेंगे क्या? ROL फिर से नहीं निकालेंगे? ठीक है, हाँ, फिर उससे क्या करेंगे? मिनिमम कंजम्पशन निकालेंगे। कितना आता है वो? 140। अच्छा, उसके बाद उससे क्या करेंगे? मिनिमम तो पूछा नहीं उसने, लेकिन निकाल लिया आपने। ओके, 140 निकाल लिया मिनिमम। इससे क्या करेंगे आगे? मैक्सिमम लेवल निकालेंगे। अच्छा, ये आपकी मिनिमम लेवल है 140। ठीक है, उसने बोला है कि हमें मिनिमम 140 नहीं रखना है, 600 रखना है। तो जब वो बोल रहा है कि 600 मेरी मिनिमम होना है, तो आप उसको कैसे अल्टर कर रहे हैं सर? मिनिमम कंजम्पशन रेट है ये। अच्छा, तो मिनिमम कंजम्पशन रेट से आप क्या निकालेंगे? नहीं, कुछ उल्टा पुल्टा कर रहे हैं, कोई जरूरत नहीं। जस्ट डू दिस वे, यानी इतना ऐसा 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 जाके कोई जरूरत नहीं करने की। मैक्सिमम लेवल हमने कैसे निकाले हैं? कहां निकाले? हाँ, ये इससे निकाले हैं। कोई इतना कंप्लीट करने की जरूरत नहीं। करना है तो कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं। करना है तो कर सकते, 2-4 समरसॉल्ट मार के कर सकते। आंसर हाँ चेंज हो सकता है ना, चेंज हो सकता है, चेंज तो हो सकता है, बट दैट विल नॉट बी अप्रोप्रिएट। इट विल नॉट बी अप्रोप्रिएट, क्योंकि बहुत ऐसा लंबा घुमा फिरा के ला रहे हैं ना उसको, इससे वो उससे वो उससे वो, कोई जरूरत नहीं। क्योंकि भैया उसने आपको कंजम्पशन रेट एवरेज दे दिया, लेकिन मिनिमम मैक्सिमम नहीं दिया। तो इट इज अ डिसाइडेड प्रिंसिपल दैट इफ ही हैज नॉट गिवन 3 लेवल, वी टेक ऑल 3 टू बी इक्वल, ऑल 3 टू बी इक्वल। जैसे आप लीड टाइम के लिए अजम्पशन ले रहे हो, क्या ले रहे हो कि ऑल 3 आर इक्वल, वही अजम्पशन हम इसको लगाते कि वे ऑल 3 आर इक्वल। नहीं तो फिर इसको भी वैसे ही करो ना, इसको क्यों नहीं निकालते? मैक्सिमम लीड टाइम, मिनिमम लीड टाइम, फिर से करो, चलने दो शाम तक की प्रॉब्लम। जब आप इसको मान रहे कि एवरेज इज मिनिमम मैक्सिमम एंड एवरेज सेम, वैसे उसको भी मानो, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो इसको आपको ऐसे ही करना पड़ेगा, कोई उपाय नहीं इसके लिए। चलिए आगे बोलो, और कुछ है इसमें? अरे टाइम तो हो गया। ये कौन सा था हमारा? 2.9। आगे कितने हैं? चलो कल के लिए होमवर्क 10-12 10। फिर से एक बार जिन्होंने नहीं किया, हेलो, जिन्होंने नहीं किया उनके लिए एक बार, जिन्होंने ऑलरेडी किया 2 बार मत करो। 9 तक हो गया ना? तो 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, ये 17 और एक डिस्काउंट वाला है, 17, 18, 19 और 20। 20 तक के करके लाने। 20 नहीं जमेगा आपको, हेलो, 20 भी नहीं जमेगा, 19 भी नहीं जमेगा, 18 तक करके लाइए। सिमिलर प्रॉब्लम्स है, यू हैव टू कंप्लीट अप टू 18। तो ऐसा मत बोलना 18 प्रॉब्लम है करके, 5-6 ये बचे हैं, ज्यादा नहीं है। चलो उतना करके लाएंगे।